सोर्स ऑफ जो एनर्जी है आपकी वो कहाँ से आती? Women's empowerment comes only when your partner and you are walking side by side. आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं, तो क्या पहले भी उतने ही जल्दी टूटते थे, लेकिन उस समय लोग उसको निभा पाते थे, लेकिन आज निभा नहीं पा रहे हैं? जहाँ पर रुपया ऊपर आ जाता है और रिश्ते नीचे चले जाते हैं ना, तो बस वहीं पे ऐसी रिलेशनशिप खत्म हो गया। अपने आप को सरेंडर कर दो और वो रेस हार जाओ जिसमें तुम्हारी जीत है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। जिस दिन आप रेस समझने लगोगे ना, जैसे वो रैबिट शुरू किया था, तब आप बीच में थकोगे ही, और थकोगे तो रुकोगे तो आप हारोगे। एक रिलेशनशिप में हार और जीत थोड़ी ना होती है। हस्बैंड वाइफ भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं कि यार मैं इतना अर्न करता हूँ, मैं इतना अर्न करती हूँ, एंड हाउ वी गोना, हु इज गोना बी ए डिसीजन मेकर। परिवार का मुखिया एक ही होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में रिलेशनशिप में कि कमिटमेंट नहीं करो। कमिटमेंट इज इक्वल टू कंपेनियनशिप। रिश्ता टूट भी जाए या फिर ट्रस्ट क्रैक भी हो जाए, तो क्या दोबारा इसे बनाया जा सकता है? स्विच नहीं है ना, ऑन और ऑफ तुरंत नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो ट्रस्ट रिबिल्ड करने का कितना लंबा प्रोसेस हो सकता है? मतलब आप सच में अपने मन से सॉरी हैं कि नहीं है? तो मेंटल चीटिंग हील हो सकता है? मेंटल चीटिंग हील होना। कब लड़ना चाहिए रिश्ते के लिए और कब लड़ना चाहिए खुद के लिए? आपको पता नहीं है कि मुझे रिश्ते के लिए लड़ना है कि अपने लिए लड़ना है। तो उसके बीच में अगर कोई पजेसिव हो जाए तो वो प्यार है या कंट्रोल है? आई वॉन्ट टू बी द बॉस। कंट्रोल करना चाहते हो, बिना मतलब के, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। जब आप जजमेंटल होना बंद कर दोगे ना, तभी प्यार शुरू होता है। आज के दौर में हम सब पहले से भी ज्यादा कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप पे तो कोई इंस्टाग्राम पे, और होती हैं एंडलेस कॉल। लेकिन आयरनी यहाँ ये है कि आज रिश्तों में सबसे बड़ी शिकायत यही सुनाई देती है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। प्यार तो है, लेकिन नजदीकियां क्यों नहीं? साथ तो है, लेकिन समझ कहाँ है? सोशल मीडिया पर परफेक्ट लव दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और इंटीमेसी बार बार टूटते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लग इन विद प्रमोद में। यहाँ हम बात करते हैं उन सवालों का जिनका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। कैसे रिश्तों को बचाएं, कैसे ट्रस्ट दोबारा पाएं, और कब समझें कि अब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। फेमिनिज्म या फिर विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है आज की डेट पे? और इसी सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, ज्योति सराफ, जो कि एक लेखिका है। स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे बेस्ट सेलर बुक की कई सालों से ज्यादा अनुभव रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को समझने में, कपल्स को सही डायरेक्शन देने में और टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने में उनकी मदद करना। इन्होंने ना सिर्फ काफी लोगों को हील किया है, बल्कि उन्हें अपने रिश्तों और खुद से जुड़ने का एक नया नजरिया दिया है। तो आज की बातचीत में हम उन सभी टॉपिक्स को छुएंगे जिनसे हर कपल गुजरता है, या गुजरा है, या आगे गुजरेगा। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से लेकर सोशल मीडिया के असर तक, ट्रस्ट एंड इनफिडेलिटी से लेकर इमोशनल डिस्कनेक्ट तक, और सबसे अहम, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। क्यों कई कपल्स कहते हैं हम बात तो करते हैं, लेकिन सुना हुआ महसूस नहीं करते। So much for joining us today. It's a pleasure to have you here. कैसे हो आप? मस्त, मस्त। जैसे हमेशा होती हूँ। वैलेंटाइंस डे चल रहा है, किस डे, लव डे, हग डे, और आई थिंक द मेन वन इज 14 फेब इज राइट एट द कॉर्नर। सो आई थॉट कि मुझे अगर कोई ऐसा गेस्ट चाहिए आज के टाइम में, तो आपसे बढ़िया गेस्ट कोई नहीं हो सकता मुझसे बात करने के लिए। I'm telling you, it's a compliment. Yes, of course it's a I mean, compliment. it's a compliment if somebody at this age,
of my age, ripe age, when I'm about to get my dentures, और अगर आप मुझे invite कर रहे हो and to talk about this, it's my absolutely, it's a rocking thing. I think I have made it. यस, लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज ये हूँ कि आपसे कौन से टॉपिक पे बातें शुरू करूँ, क्योंकि आप अपने आप एक यूनिवर्सिटी हो और जब भी मुझे मौका मिलता है आपसे बात करने का, तो यू हैव गिवन मी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, मैं आपकी बात करूँ कि जो आप लाइफ के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहला दिमाग में जो मेरे पास क्वेश्चन आपके लिए है कि वो सोर्स ऑफ जो एनर्जी है आपकी, वो कहाँ से आती है? मतलब मैं आपको जब भी देखता हूँ काफ़ी एनर्जेटिक रहते हो आप हमेशा। कैसे ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है आपके? अपने आप से, अपनी ठाकुर जी से, अपनों से और अपने दिल से। सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने दिल से मिलती है। जिस दिन दिल की हार है, वो हार है। जिस दिन दिल जीत गया, उस दिन दिमाग भी जीत जाता है। सो एनर्जी अपने आप से मिलती है और अपनों के प्यार से, डेफ़िनिटली। और आप लोगों से, मेरे रीडर्स से, जो मेरे को इस मुकाम पे बैठा के रखे हैं कि जहाँ से वो मेरे से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जहाँ आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के इस डिग्निफाइड टेबल पे अक्रॉस Mr. Pramod Raj Shukla, I'm talking, it means a lot. No, It it's really not, means a lot. definitely. बहुत अच्छा लगता है. I have noticed one thing. You are deeply in love with yourself, Yes. right? Yes, always. और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है, क्योंकि मैं भी इस फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। When I wake up every day in the morning and I say I love you to myself. Yes. Ditto. I love myself. Daily I say I'm the most beautiful person in this world. No, not beautiful woman, not a beautiful girl, but yes, I'm the most beautiful person. क्योंकि अंदर अगर दिल सुंदर है ना, तो दुनिया अपने आप सुंदर है. अपने आसपास वो सुंदरता बिखेरने के लिए अपने दिल को हमेशा एकदम निर्मल रखना पड़ता है और सुंदर रखना पड़ता है. तो एज वी से चैरिटी खुद से शुरू होती है, वैसे ही ये दिल की बातें भी खुद से शुरू होती हैं. अगर मैं अपने आप को सुंदर बोलूंगी, तभी मैं उस दुनिया को वो बना पाऊंगी जो मेरे इमेजिनेशन में है. Right. आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे है, लेकिन हम एक डिफरेंट पहलू को टच करना चाहेंगे। और मैंने अगर आपकी जर्नी देखी है, तो आपने ह्यूमन लाइफ के वेलफेयर के पहलू के हर रूप को और डायनमिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया अपने एक्सपीरियंस में, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, टॉक्सिसिटी हो, या पेरेंटिंग हो, या वीमेन एम्पावरमेंट हो, सभी कुछ यस. आपने कवर अप किया है। और मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे टॉपिक्स को आज इस पॉडकास्ट पे डिस्कस किया जाए आपसे। Thank you so much. The most important topic, which is very close to my heart, is women's empowerment. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब it is a very confused topic. Women's empowerment comes only when your partner and you are walking side by side. अपने जब साथ में चल के वो empowerment लाते हैं सोसाइटी को देने के लिए, तभी उस चीज़ की वैल्यू होती है. अपने खाली वो नारी बचाओ नारी पढ़ाओ, वो जो नारा है, दैट इज नॉट इनफ. वो खाली नहीं होता है. एक साथ मिलके म्यूचुअली आगे बढ़ना, तभी वो शक्ति, नारी शक्ति तभी होती है. क्या कभी सोच सकते हैं कि शक्ति बिना भगवान शिव के बिना पूरी नहीं है ना? और क्या भगवान शिव पूरे हैं बिना माँ पार्वती के? पूरे नहीं है. तो ये हमेशा इट इज ऑल अबाउट टुगेदरनेस, बॉन्डिंग. उसके बिना कुछ नहीं है. वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे डिस्कशन होगा हमारा, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, दो प्यार है। लाइन से शुरू करूँ क्या? हाँ, हाँ, बोलिए ना। अ, जिंदगी की किताब में ऊपर वाले ने कितना खूबसूरत लिख दिया, मैं और तुम हटाकर बस हम लिख दिया. सो दिस इज इट. दिस इज वैलेंटाइंस डे. ईच डे हमेशा वैलेंटाइंस डे है. प्यार करना सीखो, प्यार निभाओ. मुझे ये बताओ आप एक चीज़, पहले आप मैं वैलेंटाइंस का जो टॉपिक वो बाद में बात करूँगा। पहले जो मैंने नोटिस किया, जो लेखक और लेखिका होते हैं, ये वो सब कैसे देख लेते हैं जो एक कॉमन इंसान नहीं देख पाता है? जैसे आपने कहा कि जो एक खूबसूरत से अपनी जो पंक्ति व्यक्त की आपने, वो कैसे आता है? वो दिमाग में कैसे आ जाता है? जब चुप रहना सीख जाओ. अगर मैं खाली अपना ही बोलती रहूंगी, तो मैं वो थॉट्स को गैदर नहीं कर पाऊंगी जो मेरे आसपास है, जो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ.
तो उस थॉट्स को मैं गैदर नहीं कर पाऊंगी, और जब मैं गैदर नहीं कर पाऊंगी तो मैं उससे रिलेट कैसे कर पाऊंगी, रिलेट नहीं कर पाऊंगी तो मैं उसको लिख कैसे पाऊंगी। बस इतनी सी बातें हैं कि चुप रह के अपने आप में कंटेंट रहना, तब मैं आवाज़, उस खामोशी की आवाज़ सुन पाऊंगी, और उस कलम से अपने उन ख्यालों को लिख पाऊंगी। और ये जो वाह वाह होता है, ये इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे मैंने आपसे कहा कुछ एक नॉर्मल सेंटेंस में बोलता हूँ कि अगर आप बैठी हैं यहाँ पे तो आज हमसे आपकी बात होगी। एक छोटा-सा सेंटेंस, लेकिन मैंने बोला जब मैंने आपको देखा तो आज मुझे लगा कि आपसे बात तो होगी ही, और लोग कहते हैं वाह! वाह! तो ये वाह-वाह कितना इम्पोर्टेंट होता है बहुत किसी भी इंपॉर्टेंट होता शायर है, के जैसे लिए। फॉर अ रनर, हाँ, जैसे गो मैन चलते रहते हैं ना, या फिर यू कैन डू इट, या थ्री चीयर्स, तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो कनेक्टेड है कि नहीं। और अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो आगे लिखने का कुछ मज़ा ही नहीं है। वो हम लोगों को बढ़ावा देता है, वो हमारे लिए इट इज़ एन इंटर्नशिप, और या फिर आप बोल सकते हैं इट्स अ क्लास टेस्ट टू नो कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। अपने रीडर्स के दिल में बैठना है, राइट, राइट। राइट? वो वो बहुत मेरे लिए हाँ, सबसे बड़ा मेरे लिए एक पुरस्कार है कि मैं अगर एक भी अपने रीडर के दिल में बैठ पाऊँ और मुझे वो स्माइल दे के याद करें, ठीक है, दैट्स माय डे मेड एकदम। कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है आपको याद है कुछ आपको मिला हो, आपको लगा यार दैट इज़ समथिंग मेड माय डे? एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जब मैं कोलकाता बुक फेयर में थी, एंड कोलकाता बुक फेयर, सबको मालूम है कि दिस इज़ द बिगेस्ट, दिल्ली बोलते हैं लेकिन कोलकाता बुक फेयर वाज़ द बिगेस्ट। तो मैं एक बच्चा आया 12 साल का, और वो मेरी वन ऑफ द जो सबसे डीप पोएम्स है, वेपन्स, तो वो उसको पढ़ा, और फिर वो बुक खरीद लिया, और मुझे वो आके हग दिया, एकदम ज़ोर से ही हग मी। तो बोले, "यू आर माय बेस्टेस्ट सेलिब्रिटी, कि आप ऐसा कुछ लिख सकते हो? क्या आप मेरे मम्मी-पापा को ऐसे सिखा सकते हो?" तो इट वाज़ अबाउट कि पावर में क्या एक एक पॉलिटिशियन के लिए उसका पावर सबसे बड़ा वेपन होता है। फॉर अ धर्मगुरु, आई मस्ट नॉट से हिज रिलिजन इज़ हिज वेपन। फॉर अ मदर, जैसे वो अपने बच्चे को बुलाती है, वो उसके लिए वेपन होता है। एक बच्चे के लिए उसके आँख के ढलकते आँसू, वो उसके लिए वेपन होते हैं। वो बच्चा आके मुझे जानता भी नहीं था और ना कभी दोबारा मिलने वाला था, 12 साल का बच्चा। मुझे लगा कि वो क्या समझा होगा, लेकिन उसकी समझ औरों से ऊपर थी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, उसने मुझे सेलेब बना दिया। और आपकी बुक स्लाइस ऑफ लाइफ यस। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर होने वाली है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट, छोटा-सा कॉन्सेप्ट बताइए, क्या है उस बुक पे? सो दैट ऑडियंस समझ पाए कि जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैं हाँ, क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ वो टॉपिक्स आपसे? स्लाइस ऑफ लाइफ ही माने कि लाइफ की अलग-अलग स्लाइसेस। कोई भी एज हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जेंडर हो, अगर हर इंसान कोई भी लाइन में अपने आप को उसमें ढूँढ पाए, मेरी पोएम्स में, तो दैट मेक्स द एंटायर लाइफ, वो पूरी जीवन ही है। जैसे अपने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हाँ, आपको वो निचोड़ मिल जाता है कि ये है, ये लाइनें मेरे लिए हैं, मुझे इन लाइनों की ज़रूरत है। तो स्लाइस ऑफ लाइफ उसी के बारे में है। मैंने यहाँ तक मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मैं आई वाज इनवाइटेड एज अ लीड स्पीकर फॉर अ वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी इन कोलकाता, सिंस आई बिलोंग टू कोलकाता। तो वहाँ पे मैंने कहा कि आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, उस बुक में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो लिटरली मेरे लिए एक वो चल रहा था, मेरा मेरा जैसे एग्जाम लिया उन्होंने कि ये टॉपिक है, इस पे पोयम है क्या, लेकिन है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, मैं लिखी। तो मैं भी आपसे वो लाइफ के सारे स्लाइसेस के बारे में बात करूँगा। तो करिए। पहला स्लाइस आपके लिए ये है कि हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों की बात जब कर रहे हैं तो मैं एक स्पेसिफिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कपल होता है, हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आपने एक बहुत ही लंबा समय दिया है अपनी मैरिज को, आपने बहुत ही क्यूरेट किया है उसको अपने ढंग से। मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं, तो क्या पहले भी उतने ही जल्दी टूटते थे, लेकिन उस समय लोग उसको निभा पाते थे, लेकिन आज निभा नहीं पा रहे हैं? इसको सोचने का 2 तरीका। एक तो आफ्टर अ ब्लेस्ड 32 इयर्स ऑफ माय मैरिड लाइफ, मैं बोल सकती हूँ कि पेशेंस, अपने आप को सँभाल के रखना, और
सही दिशा में सोचना। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड परफेक्ट नहीं है। किसी को वैसी फैमिली सेम जैसी चाहिए, ड्रीम वर्ल्ड में तो नहीं रह सकते ना, हकीकत में रहना है। तो वैसी फैमिली में अगर आप नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिबेलियन बन जाओ, यू नो तो पेशेंस से अगर अपने आगे चलेंगे ना, तो कोई भी फतेह हो सकती है। कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या आप मैरिड हो, न्यूली मैरिड हो, सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो न्यूली मैरिड वाला पीरियड, क्योंकि उसमें आपको समझना है और आपको समझाना है। तो आप लाउड भी हो सकते हो और आप सटल भी हो सकते हो। सटल रूप से समझाना और समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये। दूसरा बात क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो लोग सोचते हैं कि पहले हम लोगों के टाइम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का उतना मीनिंग नहीं था। आजकल बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं, इवन द विमेन, द गर्ल्स, वो लोग बेसी एडुकेटेड हैं, करेक्ट। तो उन लोगों को लगता है, अगर वो लोग दो तरीके से सोचे हैं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। जहाँ पर रुपया ऊपर आ जाता है और रिश्ते नीचे चले जाते हैं ना, तो बस वहीं पे ऐसी रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो हमेशा उस सोच को रखना चाहिए कि कमाने वाला कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन वो बॉन्ड इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी दीवार उनको गिरा नहीं पाए। दैट्स इट। आप एक मारवाड़ी फैमिली से आती हैं, जो कि करेक्ट। काफ़ी ट्रेडिशनल वे जी। ऑफ जी। लुकिंग एट द थिंग्स, राइट? हाँ। उसके बीच में अगर आप आती हैं, जब मैं आपकी पर्सनालिटी देखता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि उस समय आप कैसी थी और क्या सोचती थी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा थोड़ा कि उस समय आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे जो अभी आज के बच्चे सीख सकते हैं उसी से कि हाँ, मैंने ये चैलेंजेस फेस किए थे और इस ढंग से मैंने इसको क्यूरेट किया था। सी, टाइम कोई भी हो, चैलेंजेस वही होते हैं। नाम अलग अलग हो जाते हैं। पहले के ज़माने में जैसे जिस परिवार से मैं आई थी और जिस परिवार में आई, समाज का बहुत नामचीन परिवार, मैं जिस परिवार से आई थी और जिस परिवार में आई थी, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई थी। उस समय पेरेंट्स ने बोल दिया था कि तुम अब चली गई, मैंने गई, अब तुम हम लोग के लिए कोई नहीं हो। डोली में जाओगी, अर्थी में वापस बस आओगी, वैसे समथिंग ही, लाइक दैट। हाँ, ओह! वैसे ही होता था हमारे टाइम में, और हम मेरे को बोल दिया गया था। तो लेकिन जिस परिवार में आई, वहाँ पे सीन वाज़ माने वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बहुत ज़्यादा अपनापन मिला, लेकिन इसके साथ में एकदम अलग था। पूरी दुनिया अलग थी, पूरा संसार अलग था। तो उसी को मैं बंधन भी मान सकती थी और उसी को मैं स्वाधीनता भी मान सकती थी। बंधन इसलिए कि मेरे पास मुझे वो सब नहीं करना था जो मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं पहले करती थी। अगर वैसे ही सोच के चलती तो परिवार बहुत जल्दी मैं नहीं सँभाल पाती। लेकिन बाँधा, अपने आप को मजबूत बनाया, सीखा, कुछ सीखी नहीं थी, पढ़ते-पढ़ते शादी हो जाती थी पहले। पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं मिलता था लड़कियों को। अगर आपको कुछ करना है तो पहले शादी कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करो। तो सबसे बड़ा थी था कि अगर अपनी मैं अपने आप को प्रूव कैसे करूँ कि मैं उस लायक हूँ। वो लोग कोई नहीं जानते। इट वाज़ एन अरेंज्ड मैरिज। मोस्टली अरेंज मैरिजेज़ ही होती थी। और 2-3 महीने में आप क्या तो जानोगे और क्या नहीं जानोगे। जानना, समझना, प्यार करना, आदर करना, सम्मान करना, सीखना, सिखाना, सब कुछ ये सारी क्लासेस शादी के बाद होती थी। अब वैसे नहीं है। तो आप लोगों ने घूँघट किया था, वो जो होता है नहीं, ट्रेडिशन, नहीं, कभी नहीं। वैसा घूँघट का हाँ, कोई? ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि थैंकफुली उस समय के हिसाब से आई केम टू अ वेरी एडवांस्ड फैमिली। वेरी, वेरी एडवांस्ड, माने एडवांस्ड इन थॉट्स। 2 तरह का होता है, आप मॉडर्न हो कपड़ों से, आप मॉडर्न हो थॉट से। आप किसको मॉडर्न मानोगे? थॉट्स है। थॉट से। तो बस थॉट से मॉडर्न होना, और तो ठीक है। डायनामिक होना, मॉडर्न होना, प्रोग्रेसिव होना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उस समय क्या आप लोगों को कभी लगता था कि आपका जो अफेक्शन है, जो प्यार की बात करें हम, तो उसमें कभी लगता था कि मुझे वैलिडेट किया जाए, वैलिडेशन मिले कि हाँ भाई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ऐसा कुछ लगता था? क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में जितने भी यंग जनरेशन आ रही है हमारे, दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन फॉर उस समय एवरीथिंग। इसकी ज़रूरत नहीं थी। उस समय सब कुछ अंडरस्टूड होता था। वो आँखों ही आँखों में, और वो फीलिंग से, वो जस्ट वो खाना अच्छा बन गया मेरे हाथ से,
तो तुम्हारे जैसा खाना को आई स्टिल रिमेंबर, मेरे हस्बैंड मेरे घर आए थे सबसे पहले शादी के पहले, एंड आई हैड कुक्ड, आई वाज अ वेरी गुड कुक। तो वो एक ही बात मेरी मम्मी को बोल के गए थे कि अब मेरे को रेस्टोरेंट जाने का जरूरत नहीं है। तो वो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा एक इकरार था कि हाँ, आई आप फेल्ट वेरी, आपने उस पे सी आई एम रोमांस स्टिल ढूँढा। ब्लशिंग। आपने उस पे रोमांस ढूँढा, जी। बट आज की डेट में हम्म। अगर ये कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दे कि अब मुझे रेस्टोरेंट तब जाने की तो ज़रूरत नहीं है, बाबा तो बोला बवाल हो जाएगा, जाएगा। बवाल मतलब कहा जाएगा कि तुम मतलब मुझे क्या कुक समझ के रखा है क्या? मैं करेक्ट। कुक बन तुम्हारे लिए कुक बन के आई हूँ। उस पे वो रोमांस नहीं ढूँढेंगी, लेकिन ढूँढेंगी क्या कि तुमने हाँ, मुझे कुक बोला। वही तो मैं बोल रही हूँ ना। पहले जमाना था सरेंडर का। आप पहले से सोच लोगे कि मुझे हराना है। दो तरह का चीज होता है आपको हराना है या आपको जीतना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर मन में पॉजिटिविटी भर के आप कोई रिश्ता आगे ले जा रहे हो, तो उसको कोई भी नेगेटिविटी टच कर ही नहीं सकती। पहले आजकल बच्चे क्या सोचते हैं, द यंगस्टर्स, द जेन जी एज वी कॉल, और थोड़े से पहले के, कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो आई विल वॉक आउट। तो आप तो उस रिलेशनशिप में घुस ही रहे हो सोच के कि अगर इतना सा भी मेरे मन का नहीं हुआ तो आई विल वॉक आउट। तो वो निभेगा कैसे? क्योंकि आपके मन में तो पहले से ही इतना टॉक्सिक ख्याल है। आप ये सोच के थोड़ी ना जा रहे हो, चाहे जो भी हो जाए मैं सम्मान से जीऊंगी और मैं ऐसा ही करूंगी कि सबके सबके दिल में बैठूं। अपने क्या चाहते हैं, सिर पे बैठना। आजकल मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वैसे नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप वैसे नहीं चलता। मैं ये खाली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जैसे एक माँ बेटे का रिलेशनशिप, तो जब बेटा छोटा रहता है या बच्चे छोटे रहते हैं तो अपने उसको डांट फटकार के समझा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको बड़ा समझना पड़ेगा ना, उनको वो मौका देना पड़ेगा ना कि वो लोग अपने आप को हमारे सामने रख पाए, अपनी बातें हमारे सामने रख पाए। सेम इज एनी रिलेशनशिप। ऐसे नहीं होता कि आप खाली अपनी सुनाओ और सुनो नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बच्चे गलत है, क्योंकि आजकल तो ज़माना ही ऐसे हो गया है। आजकल क्या-क्या तो शब्द हो गए हैं, वो बेंचिंग एंड सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप एंड ब्रेड क्रम्बिंग एंड ऑल दैट। तो आपकी तो डिक्शनरी अलग हो गई है। उस डिक्शनरी को थोड़ा-सा ठीक करो, बैलेंस में रखो। दैट इज़ व्हाट अ वेरी ब्यूटी ऑफ एनी रिलेशनशिप, बैलेंस। वही होती है। मेरे हिसाब से तो वही है। तो आप इस फिलॉसफी में बिलीव करती हैं कि अगर अपने आप को सरेंडर कर दो और करेक्ट। वो रेस हार जाओ जिसमें तुम्हारी जीत है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। रेस तो है ही नहीं। हाँ, रेस तो है ही नहीं, रेस तो है ही नहीं। बस हार जाओ, हार की जीत। अपने आप को कछुआ समझो ना, वो टर्टल याद है ना, वो हाँ स्टोरी हाँ, बचपन की। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आप स्लो और स्टेडी रहोगे ना, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे ही। जिस दिन आप रेस समझने लगोगे ना, जैसे वो रैबिट शुरू किया था, तब आप बीच में थकोगे ही। और थकोगे तो रुकोगे, रुकोगे तो आप हारोगे। एक रिलेशनशिप में हार और जीत थोड़ी ना होती है, समन्वय होता है, बैलेंस होता है। जिस दिन रेस हो जाएगी फिर तो बस दौड़ते रह जाओ। हाथ पकड़ोगे कब? निभाओगे कब? चलोगे कब? आसपास की ब्यूटी को देखोगे कब? गलतियों को समझोगे कब? समझाओगे कब? हाँ। तो आपको लगता है कि जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि जब एजुकेशन किसी को दी जाती है तो हम ज़्यादा समझदार बनते हैं, हमें देखने का नज़रिया चेंज होता है और हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन और करियर पे फोकस कर कर लोगों ने अपने रिलेशनशिप को और कमज़ोर कर दिया है। सिर्फ वो फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। एवरीबॉडी इज जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी एंड यस। रनिंग बिहाइंड कि हमको ये पैकेजेस। पैकेजेस। करेक्ट। मतलब घर में भी कंपटीशन हो रहा है, हस्बैंड वाइफ भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं कि यार मैं इतना अर्न करता हूँ, मैं इतना अर्न करती हूँ, एंड हाउ वी गोना, हु इज गोना बी ए डिसीजन मेकर। यस, डिसीजन मेकर। सी, परिवार का मुखिया एक ही होता है। आई एम नॉट सेइंग कि अ वुमन और अ मैन। परिवार का मुखिया एक ही होता है। जब तक घर में बड़े होते हैं, पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, जैसे मेरे को ये बात बहुत खलती है कि पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, मैंने नहीं देखी है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि सिंगुलर फैमिली, जहाँ पे पेरेंट्स रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं साथ में, बहू आ गई या दामाद आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिवार एक पूरा होता है। आजकल जब यू नो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, पेरेंट्स बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो अपने क्या बोलते हैं कि
माई मदर और माई फादर इज लिविंग विथ अस। नो, हम लोग उनके साथ रह रहे हैं, वो लोग हमारी उंगली पकड़ के हम लोगों को चलना सिखाएं, रहते हम उनके साथ हैं, सीखते हैं अभी भी हम उनसे हैं। उनके एक्सपीरियंस को कोई टॉप नहीं कर सकता। ये हम लोग भूल चुके हैं। जब हम लोग वो ही भूल चुके हैं तो हम लोग उस रिश्ते को, कुछ रिश्ते भगवान जी बना के भेजते हैं, कुछ रिश्ते अपने बनाते हैं। तो ये जो शादी का रिश्ता है या एक रिलेशनशिप का रिश्ता है, आजकल इन रिश्तों के भी अलग अलग नाम हो नाम गए है। हैं, तो सब रिश्ता पवित्र है, सब रिश्ता प्योर है। लेकिन जिस दिन हमारे घर में हमारी बुजुर्गों की इज्जत वैसी ही रहेगी जैसे थी, तो हम लोग उस रिश्ते को भी वैसे ही इज्जत देंगे जो हम लोगों को देना चाहिए। कोई डिसीजन मेकर नहीं होता है। चार पहिया है, कभी ऐसे छोड़ी ना होता है कि दो पहिया पहिया चल रहा है और दो पहिया नहीं चल रहा है। बात रही पढ़ाई की, एक कोट है संस्कृत में, आई एम अ भगवद गीता चैंटर ऑल्सो, और संस्कृत की स्टूडेंट रही हुई हूँ मैं। मेरे फादर मुझे संस्कृत मीडियम स्कूल से पढ़ाना शुरू किए थे, क्योंकि उनके गुरुजी श्री शंकराचार्य जी थे, मेरे दादी जी के गुरुजी। तो उसमें एक लाइन थी, विद्या ददाति विनयम, राइट? विद्या हमें विनम्र बनाना सिखाती है। जो विद्या हमको विनम्र नहीं बना रही है, उस विद्या का अर्थ ही क्या है? कोई अर्थ नहीं है। तो अगर हम लोग विनम्रता नहीं सीखे, तो हम लोग कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लें, हम लोग कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। फिर तो हमारे सर पे वो विद्या बैठ के नाचेगी, वो माँ सरस्वती नहीं रहेगी। और अगर आप कुछ इस विद्या का उपयोग करके उस घर का सहारा नहीं बन रहे, आप उस घर को चला नहीं रहे, आप अपने घमंड में हैं, जो ईगो ईगो में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक दूसरे को मौका तो दीजिए। वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और आप जितना कर सकती हैं आप कर रही हैं। अगर आप उनसे बेहतर कर रही हैं तो उसमें उनको प्राइड फील करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, वो भी मेरे से आगे एक दिन जाएं। जिस दिन रेस से हट जाएंगे ना, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, तो अपने लगता है कि ईगो से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग कमिटमेंट से डरते हैं आजकल के, क्योंकि कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे माँ-बाप से भी हो, चाहे भाई-बहन से हो, कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, कुछ भी ऐसा। तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में रिलेशनशिप में, कि कमिटमेंट नहीं करो? ये अपने ही वी आर गिविंग रॉन्ग टीचिंग टू आवर चिल्ड्रन। अपने उनको हमेशा से, अब क्या होता है, पहले तो सारे परिवार में साथ में रहते थे। माने, सी भगवान जी एक रिश्ते को बना के भेजा है तो क्यों भेजा है? क्योंकि वो कमिटमेंट है। परिवार का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट, करेक्ट? तो हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों को बड़े होते होते अलग कर देते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे कोई भी चीज के लिए। तो जब वो बच्चा अलग हो जाता है तो उसको सोसाइटी में रहना की आदत जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो रिश्ते को निभाएगा कैसे। जो संस्कारों के साथ हम बड़े हो रहे हैं, वो संस्कार हम उनमें दे नहीं पाते, क्योंकि वो तो दूर रह रहे हैं। और फिर वो सोचते हैं अपने कि वो सीखेगा ही कैसे? वो सीखेगा ही कैसे? आप सिखाओ ना उसको, आप उसको अपने पास बैठाओ ना। दूर रहने से ही बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। पास रह के भी वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है, कमिटमेंट की वैल्यू सीख सकता है। उनमें वो संस्कार दो, तो जो संस्कार हमको अपने बच्चों को देने हैं, ताकि वो संस्कार वो अपने बच्चों को दें और कमिटमेंट से आगे लाइफ ले जाएं, वो संस्कार हमको जीने पड़ेंगे। उसके बिना कोई अर्थ नहीं है। कमिटमेंट के बिना जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको कमिटमेंट का सही अर्थ नहीं मालूम है। उनको कमिटमेंट अभी बंदिश लगती है, बंधन लगता है, प्रिजन लगता है, केज लगता है। लेकिन कमिटमेंट तो आपको फ्री करता है। कमिटमेंट फ्री करता है इन द सेंस कि आप दो जन मिलके कुछ ऐसा परिवार चला रहे हो, व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन लाइफ, तो कितने सारे डिसीजंस आप साथ में ले सकते हो, राइट। कितनी सारी बातें कर सकते हो एज अ कंपेनियन। कमिटमेंट इज इक्वल टू कंपेनियनशिप। अगर आप ये सोच लोगे ना, लाइफ इज गॉर्जियस। और लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है ज्योति, मैं बहुत आपको स्मूथ बताऊँ, हो बहुत जाता स्मूथ हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आज से अगर मैं अपने आप को 4 साल पहले देखूँ, तो मैं करेक्ट। बहुत ही स्कैटर्ड हो रखा था। बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड था। हर चीज़ सब कुछ फट-फट करना है, देयर इज़ नो कमिटमेंट, देयर इज़ नो काइंड ऑफ बैगेज वी हैव। करेक्ट। बट अब मैं अपने आप को देखता हूँ,
तो आई कैन सी माई सेल्फ इन ए डिफरेंट सोल, यस एक डिफरेंट सोल अंदर आ गई है, एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है। हाँ, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और जितने लोग भी देख रहे हैं ना, कमिटमेंट से डरो मत। कमिटमेंट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग राइट? जब आप कमिटमेंट करते हो, जैसे मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि माँ, ये मैं आपके लिए करूंगा, जरूर करूंगा, एक छोटी सी स्माइल आती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि समवन इज देयर, यस समवन इज देयर जिसके विद लिए आप मी, कुछ कर रहे हो। राइट राइट। और जैसे अपने लोग स्नेक लैडर खेलते हैं, तो अपने को गोल मालूम है ना, यहाँ पहुंचना है। तो कमिटमेंट इज द गोल, उसको वहां तक कैसे पहुंचना है, थोड़ा दायां थोड़ा बायां थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन पहुंच जाएंगे वहां तक। सीखेंगे सिखाएंगे, गलतियां करेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे वहां तक। प्यार का नाम कमिटमेंट होता है। इसी प्यार के स्लाइस में एक और स्लाइस है जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा, कि चलो ठीक है, हमने प्यार की बात की, कमिटमेंट की बात की, लेकिन अगर रिश्ता टूट भी जाए या फिर ट्रस्ट क्रैक भी हो जाए, तो क्या दोबारा इसे बनाया जा सकता है? एब्सोल्युटली डू यू बिलीव सो? यस, आई बिलीव सो, आई हैव सीन सो। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि उसकी नींव अपने दोबारा नहीं रख सकते। वाई एम आई टॉकिंग नींव? नींव तो एक बार ही रखी जाती है ना, लेकिन जहां पे रिश्ता दोबारा से शुरू करना है, जहां पे कुछ एक ऐसा एरर हो गया है, तो आप दोबारा वो नींव रखो। नींव की ईंट पड़ी हुई है। स्टोरी एक बहुत पहले अपने लोग माने हिंदी हम लोग के लिटरेचर में हुआ करती थी, तो वो नींव की ईंट दोबारा से रखी जाती है। जैसे क्या होता है कि एक छेद है, वो बड़ा अगर हो गया, तो अपने को लोग क्या करते हैं, दीवार में जो कांटी लगाते हैं उसके बगल में कुछ ठोक देते हैं ना। तो वैसे ही वो है, आप अगर उसके बगल में एक छोटी सी कांटी और कहीं लगा दो, कहीं नींव वापस से खड़ी कर दो, वापस से वो मजबूती आ सकती है। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये नहीं है कि आप ओवरनाइट सोचोगे कि अरे आज मैं कल गलत था और आज सही हूँ, तो वो मेरी बात क्यों नहीं मान रही है, या फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, मैं तो अब सही हूँ। उसको टाइम देना पड़ेगा। स्विच नहीं है ना, ऑन और ऑफ तुरंत नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि नींव आप दोबारा रखी हो और ओवरनाइट आप सुबह उठ के खड़े हो और एब्रा का डैब्रा और वापस सेम है सब कुछ। इट्स अ ट्रांजिशन, इट्स अ प्रोसेस। आराम से जाओ, धीरे से जाओ, पल पल करके वो ट्रस्ट बनाने की चेष्टा करो। अपने आप को प्रूव मत करो। अपने एक्शंस ऐसे रखो कि अपने आप तुम्हारे कर्म तुमको प्रूव करवा दे कि हाँ। सेल्फ हीलिंग। यस, एकदम। क्या सॉरी बोल देना काफी होता है? नहीं कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने किसी ने कुछ किया, सॉरी बोल दो, ठीक है, ठीक, नींव पड़ी हुई है हाँ, और सॉरी बोलो, सब कुछ। सॉरी बोलो। कभी नहीं। उस सॉरी के पीछे आपके भाव कैसे हैं, वो दिख जाते हैं। एक मैं बोलूंगी अरे बाबा सॉरी, मेरे को वो बात खत्म करनी है, रफा दफा करनी है, सॉरी बोल दी। एक सॉरी होता है मन से, जो आंखों से दिखता है। आंखों से आंखों को दिख जाएगा। तो ट्रस्ट रिबिल्ड करने का कितना लंबा प्रोसेस हो सकता है, मतलब? कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। मे बी पूरी पूरी लाइफ लग जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको वो ट्रस्ट रिबिल्ड करना है या नहीं, कि आप खाली एक टाइम पीरियड के लिए बातों को कवर करने के लिए कर रहे हो। नहीं, दिख जाएगा। मे बी हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, मे बी हो सकता है 10 साल भी लग जाए। इसमें दो पहलू अगेन। एक तो आपकी गलती कितनी बड़ी थी, दूसरा आप सच में अपने मन से सॉरी हैं कि नहीं है, अपने आप सामने आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा एक एक मोमेंट हो सकता है जहां पे जो गलती एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है? ऐसा कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं, ये गलती अगर आप उस सिचुएशन में होती, बोलती ये गलती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती? रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ व्हाट? एनी गलती। एक बार अगर अपनी गलती करें, तो हो सकता है वो गलती तब है। सी गलती होती है या पाप होता है? गलती वो तब तक रहती है जब आप अपने सी अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मैं उसको सही सोच के कर रही हूँ, तभी कर रही हूँ। मे बी माई राइट इज योर लेफ्ट एंड योर लेफ्ट इज माई राइट। होता है। तो कितनी बार अपने रियलाइज नहीं करते हैं, और जब वो कर देते हैं उसके बाद में अपने रियलाइज। चीटिंग। चीटिंग। आप आई एक्सेप्ट? डेंट वांट टू नेम इट, बट चीटिंग इज द वर्ड। लेकिन अगर वो आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं एक बार, तो वो चीटिंग गलती है। अगर आप उसको रिपीट कर रहे हैं,
तो वो पाप है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने एक शो देखा था जिसपे काजोल और ट्विंकल खन्ना ये दोनों आए थे और उन्होंने बोला कि भाई चीटिंग इज नॉट ए क्राइम, फिजिकल चीटिंग इज नॉट ए क्राइम, बट मेंटल चीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड कोई फिजिकल चीट करता है तो मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात गई बात गई। सब बोलने की बातें हैं। आप किसी से कमिटेड हो, तो आप फिज़िकली भी कमिटेड हो, मेंटली भी कमिटेड हो और दिल से तो हो ही। तो बातें सारी अलग-अलग कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। आप माने ये तो इट्स इट्स एन एस्केप रूट कि आप बच के निकलना चाह रहे हो या फिर सामने वाले को आप एस्केप रूट दे रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं होता। नथिंग। गलती तो जो भी हो, गलती तो गलती है। चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे आपकी सोच में हो, कुछ भी हो। ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है, फिजिकल और मेंटल आपके अकॉर्डिंग? लोग फिजिकल चीटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं, लेकिन वो हिट कहाँ करता है? मेंटल। मेंटल हिट करता है। या तो आप फिजिकली भी अगर चीट कर रहे हो तो हिट तो मेंटली करेगा ना। तो मेंटल चीटिंग इज़ द बिगेस्ट चीटिंग। तो मेंटल चीटिंग हील हो सकता है? मेंटल चीटिंग हील होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। धीरे-धीरे प्यार से पेशेंस से समझ के अगर अपने आगे जाएँगे ना तो मेंटली भी हील हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर रिलेशनशिप में पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन द द थॉट प्रोसेस ऑफ बोथ द पार्टनर्स कैसे है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे सोचती है, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन अपने दिमाग को अपने को इस जगह लाना है कि वो वाइब्रेशन यहाँ से निकल के उनके पार्टनर के पास जा रही है कि यस she is correct. Now she's the same or he is the same what he or she was before जो वो पहले थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है ज्योति, जो आपने कहा ना कि पहले क्या थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि आपके पास में क्या किया है आपने, पास में क्या हुआ है आपके साथ, उस चीज को प्रेजेंस में लाके और आप उस पर लड़ रहे हो। अरे भाई मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी, किसी के 5 बॉयफ्रेंड थे, हाउ डज इट मैटर? आज की डेट में आप लोग साथ हो, वो कंपैटिबिलिटी है, वो इंटीमेसी है आपके बीच में, तो इसको क्यों लाना है बीच में? व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट लाइक दैट? सी अगर आप कमिटेड होने के पहले अगर आपकी कोई रिलेशनशिप थी, वो आपकी मैरिज पे या आपके आज की लाइफ में अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन आप कमिट करने के बाद अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप चीट कर रहे हो ना। तो अगर आप क्लियर हो, तो आप हर तरीके से क्लियर हो। अगर पास्ट है, तो पास्ट है। आप उसको प्रेज़ेंट में तो नहीं ला रहे हो ना। तो ये चीज़ ही समझने का बात है कि पास्ट और प्रेज़ेंट को अपने को अलग रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि बस जो कल था वो आज भी होगा, जो आज है वो आगे भी होगा। नहीं होगा, फिर तो आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते लाइफ़ में। तो बच्चे भी गलत नहीं हैं। मैं अपनी जनरेशन को गलत नहीं बोल रही, तो बच्चे भी कहाँ गलत हैं। आजकल पहले तो क्या होता था कि शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती थी, करेक्ट? तो कोई भी रिलेशनशिप डेवलप होने के लिए समय नहीं मिलता था क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं थी कि जहाँ पर आप आप कोएड एजुकेशन में पढ़ रहे हो फिर या फिर आप हर तरह के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, मैच्योर हो गए हो। पहले तो मैच्योर माने होने के पहले ही शादियाँ हो जाती थी। लेकिन बच्चे तो आजकल मैच्योर हो गए हैं, वो लोग होम अवे फ्रॉम होम उन लोगों का हो गया है, वो लोग अलग रह रहे हैं, करेक्ट? तो अगर वो लोग अलग रह रहे हैं कुछ तो उन लोग का माइंड प्रोसेस, उन लोग का जो थिंकिंग पावर है वो बहुत अलग हो गया है। मेबी दे वांट कंपेनियनशिप जो कि यू नो नहीं फलता है, जो शादी में नहीं फलता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप होम अवे फ्रॉम होम में रह रहे हो, वहाँ पे आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा बन गया है जो कि फले और जो कि शादी में टर्न हो, नॉट नेसेसरी। लेकिन वो डिमांड ऑफ द टाइम है। अगर वो ये बात अपने को पार्टनर से जिसके साथ वो कमिटेड हो गया शेयर कर रहा है, तो उसको कुछ गलत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वो तो लाइफ अकेले जी रहा था या जी रही थी। उसके लाइफ में अगर ऐसा कोई आ गया है जो कि कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो वो तो बैक सीट है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जैसे आपने बताया, ये बार-बार प्यार कैसे हो सकता है? मतलब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि ये बार-बार, सपोज़ करो आप किसी से प्यार करते हो, उससे हाँ, शादी करते हो, हाँ। ठीक है? और कुछ टाइम के बाद आप फिर से किसी और से प्यार करने लगते हो और फिर अचानक से जिससे आप प्यार करते हो उसको आप ड्रम में डाल देते हो। ड्रम में डाल देते हो।
आपको पता है आज की डेट में जो लड़कियों का एक रूप आया है सामने, मतलब मैं इस पे सही गलत कुछ नहीं बोलूंगा, एक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मैं शेयर करता हूँ। आज की डेट में औरतों का एक ऐसा मतलब खलनायिका बन के सामने आई हैं, करेक्ट। जिसपे वो लड़कों को ड्रम में डाल रही हैं, हनीमून में जा रहे हैं, वहां से ऊपर से फेंक दिया जा रहा है, काट के कुकर में सीटी लगाई जा रही है लड़कों को। तो तो ये चीज मुझे समझना है कि ये प्यार का कौन सा रूप है जो आप मतलब शादी करते हो, जिससे प्यार किया, शादी किया, फिर किसी और से रखे हो, फिर उसको आप इस ढंग से आप उसको ये तहस सब नहस कर मी दिया। टू का नतीजा है। आई एम फ्रैंकली, मैंने ये जो अपने लोग नारा लेके चलते हैं ना, मी टू, मैं, या फिर नो मीन्स नो, आप अपने आप को कितना ग्रेसफुल रखे हो, आप अपने आप को कितना एलिगेंट रखे हो कि आपको कोई गलत अप्रोच नहीं करे। फर्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगी। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप एम्पावर्ड हो क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ है, समाज आपके साथ है, नारी शक्ति आजकल हर चीज का एक अच्छा और बुरा दोनों रूप होता है। जो नारी शक्ति है उसका बुरा रूप भी सामने आता है जो लोग वेल रेड नहीं होते हैं। जैसे आप अभी जो एग्जांपल्स दे रहे थे, वो उन लोगों को एम्पावर कर दिया, वो उन लोगों को लाइसेंस दे दिया टू डू एनीथिंग रॉन्ग। नारी शक्ति क्या है कि जब आप हम कदम होके अपने आप को उनके बराबर मान के चलें, तो वो चीज क्रॉस हो गया है, वो क्राइम में बदल गया है, क्योंकि आप अपने आप को सुपर पावर मानने लगे हो। ही मैन हैज बिकम अ शी मैन, एकदम शी पावर, वो एकदम टू मच हो गया है। मैंने जिसका कोई आई डोंट थिंक कि जिसका कोई पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन इन आवर सोसाइटी। सी, अगर हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी से कुछ सीखे हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, अ गर्ल और अ बॉय, वो लोग बहुत जल्दी अपने परिवार से अलग होके इंडिपेंडेंट रहना सीख जाते हैं, कमाने लगते हैं। हाँ, तब उन लोगों का एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। और अपने क्या है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन रूट्स, जो आम लोग हैं, जो अपने लोग सोचें, तो उसमें अपने लोग एप करते हैं वेस्ट को, और चाहते हैं कि हमारे घर की लड़कियां, बहुएं हमारे संस्कारों को फॉलो करें। बात करते हैं मॉडर्निज्म की, लेकिन दिमाग से अपने अभी भी संकुचित हैं। करेक्ट? तो उसमें क्या होता है, उस लड़की का दिमाग वैसे विकसित हो ही नहीं पाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है, वो मॉडर्न है कि वो बैकवर्ड है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये संस्कारों से चला आ रहा है। राइट? तो अच्छी शिक्षा, अच्छी संगति और अच्छे विचार, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, गलतियां नहीं होंगी इस तरह की। गलती नहीं बोलते इसको, तो इट इज आउट एंड आउट क्राइम। यस, क्या समझते हैं? ये वेरी बहुत ही सैड। बड़ा सीरियस कंसर्न है आज की डेट में हो गया है। हर माँ डर रही है अपने बच्चे की शादी कराने में। सीरियसली, मैंने समझ ही नहीं आता कि करें क्या, शादी करें कि नहीं करें। पहले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत है, बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चा तो अलग रहता है। हम्म। फिर उसके बाद कौन कैसा होगा क्या मालूम। मैंने अपने बच्चे को संस्कार ठीक दिए हैं, लेकिन जो हमारे घर में आएगी, वो भी उसी संस्कारों के साथ आएगी कि नहीं आएगी। या फिर आप उल्टा भी सोच लो ना, कि समझ लीजिए किसी लड़की में बहुत अच्छे संस्कार हैं, उस घर को वो जवाई, गलत मिल सन जाए। इन लॉ अगर गलत मिल जाए, तो सब कुछ खत्म। मैं कोई लड़कियों की साइड नहीं ले रही हूँ, कोई लड़कों की साइड नहीं ले रही हूँ। वो जो जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लेकिन शिक्षा इतनी बढ़ गई है कि आई एम श्योर 90% ऑफ द यूथ जो है ना, उन लोगों को पता है कि ये सही है, ये गलत है, ये मुझे करना है, ये मेरे परिवार के हिसाब से है या नहीं करना है। ये जो कुछ लोगों के कारण जो पूरा समाज एकदम कलंकित होते जा रहा है, इसको भी अपने को भूलना पड़ेगा। पहले क्या था कि इतनी आवाज नहीं थी, जैसे आप आवाज उठाते हैं। सच अ ब्यूटीफुल मीडिया हाउस, जहाँ पे सोशल इश्यूज को इतना ब्रॉडली समझाया जाता है। पहले इतने लोग नहीं थे जो समझाएं। न्यूज बेसी हो गई है, पहले भी क्राइम्स होते थे, लेकिन इतना उसको बढ़ चढ़ के उसके बारे में बातें नहीं की जाती थी। हम लोगों को पता नहीं होता था, अब पता होता है। उसका भी फर्क है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जो मैंने समझा इस चीज को कि आपने औरतों को
आपने महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया है पास में कि अब वो खुद के लिए लड़ रही हैं कि अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी जिससे आप चाहते हो। राइट, राइट, एकदम एब्सोल्युटली राइट। मेरी चॉइस है, मेरा एक थॉट प्रोसेस है। एक लड़की को हक है कि वो उसके हिसाब से वो चुने। क्यों चुने ऐसे पर्सन को कि जिसको माँ-बाप पसंद करते हैं खाली? उसकी भी तो अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी टेस्ट से वो बड़ी हुई है, डेवलप हुई है, उसको इतना क्यों पढ़ाए-लिखाए हैं? ताकि वो पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलप हो जाए। तो एज ए वुमेन कब ऐसा लगता है कि कब लड़ना चाहिए रिश्ते के लिए और कब लड़ना चाहिए खुद के लिए? क्योंकि अभी जो जैसा मुझे दिख रहा है सब औरतें अपने खुद के लिए लड़ रही हैं कि वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं अपने आप को। और कहीं न कहीं मुझे सही भी लगता है कि यार हर लड़की जैसे हर लड़का एक फ्रेम बनाता है अपने दिल में। उस फ्रेम में किसी न किसी को सजाता होगा वो। और अचानक से माँ-बाप, मैं नहीं बोलूँगा माँ-बाप गलत हैं, लेकिन माँ-बाप पूछते नहीं हैं और सीधा बोलते हैं कि हाँ भाई ये है, इससे शादी कर लो। और बाद में पता चलता है अरे ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो कब लड़ना चाहिए रिश्ते के लिए और कब लड़ना चाहिए खुद के लिए? जब तक आपको सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर पूरी तरह से समझ नहीं आया है, आपको पता नहीं है कि मुझे रिश्ते के लिए लड़ना है कि अपने लिए लड़ना है, तब तक जब तक आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं आई है, तब तक शांति से आगे चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन अगर आपको समझ में आ गया कि ये रिश्ता तो वर्थ ही नहीं है, तो उस रिश्ते को जबरदस्ती पुल करके, ड्रैग करके कोई आगे ले जाने का मतलब नहीं है। जिस रिश्ते का कुछ महत्व ही नहीं हो, जिस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही नहीं हो, तो फिर कब लगेगा अपने ये? कब लगना चाहिए कि अपने आप रिश्ता जैसे टॉक्सिक हो चुका जैसे है? प्यार होता है ना, तो दिल में घंटी सुनाई पड़ जाती है ना, या ही इज द वन। आप एग्ज़ाम्पल देके बताओ कि कैसे लगेगा कि हाँ, पे यहाँ पे अब प्यार खत्म हो रहा है। चलो फ्रॉम वुमेन पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। जब एक दम घुटता है, जब माने सांस लेने के लिए पूछना पड़ता है कि एक सांस और ले लूं, या फिर जब आपको लगता है कि आप एक कदम रखें और जब दोबारा कदम नहीं रख पा रहे हैं, माने आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप सही हैं कि नहीं। आपका जब खुद पे विश्वास उठ गया है, तब उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। उस रिश्ते को वहीं छोड़ के, ना कि समाज के बारे में सोच के कि हाँ, समाज क्या कहेगा। समाज तो वैसे भी नहीं छोड़ता है, तो समाज तो कैसे भी नहीं छोड़ने वाला है। तब इमीडिएटली लाइफ को एक ब्रेक देके फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। अब मुझे क्या लगता है ना कि जैसे अगर आपका पार्टनर आपके साथ है और जिस दिन आपके पार्टनर ने कह दिया कि मैं तुम्हारा जूठा नहीं खा सकती या खा सकता, अच्छा। उस दिन समझ जाओ कि तुम्हारा पॉइंट स्टार्ट हो गया है रेड फ्लैग्स का, टॉक्सिक। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब आप फिजिकल हो रहे हो तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, करेक्ट। लेकिन सडनली आपका पार्टनर कहता है कि मैं जूठा उठा किसी का नहीं खाती या खाता, हाँ, हाँ, वो एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि आप समझ जाओ कि ये चीजें चेंज हो रही हैं। फर्स्ट स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है। आई कुड बी रॉन्ग। हाँ, नहीं, नहीं, नॉट। अब जैसे मैं बोली ना, हर इंसान का अपना-अपना कुछ होता है। फॉर अ वुमन जैसे एक होता है कि जब एक छोटी-सी चीज़ है, एक वुमन एक जब खाना बनाती है किचन में, तो वो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यार से बनाती है। तो खाना अच्छा-बुरा कोई दिन कमती अच्छा-बुरा हो सकता है। जिस दिन से उसका पार्टनर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो, वो उसमें खाली गलतियाँ निकालने लगता है, तो क्या होता है कि उस भक्ति जाती नहीं है उस खाने में। फिर तो वो यही सोच के बनाती है कि आज भी गलत ही होगा। तो निकल जाओ वहाँ से। क्या ज़रूरत है? आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। ये बहुत, यही सारी स्मॉल नहीं है, मैंने ये प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ है। अगर जिस तो दिन आम जीवन से कनेक्टेड है। हाँ, अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर अ, किसी लड़की को पता लगाना है कि मेरा पार्टनर मुझसे डिटैच हो रहा है, तो जब भी वो अगर कपड़े चेंज कर रही है और आपका पार्टनर इमीडिएटली रूम से बाहर निकल जाए, आपके लिए रेड फ्लैग है वो। आपको समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर मुझसे डिटैच हो रहा है क्योंकि मुझे वो देखना नहीं चाह रहा है। देखना नहीं चाह रहा है। मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी। Exactly, because that is what intimacy is a very important वेरी part of इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ the एनी couple. रिलेशनशिप। Yes, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर नॉट, exactly. बहुत ज़रूरी है। और जब जो पार्टनर अगर कहता है कि मुझे तुमको देखना है,
तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर दी वाइफ, ऑब्वियसली क्योंकि आज के आपके सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, उसके बीच में अगर आपका पार्टनर बोल रहा है कि मुझे तुमको देखना है, इट कुड बी अ वीडियो कॉल, इट कुड बी अ यस एनीथिंग, मुझे तुमको देखना हाँ, और किसी भी रूप में देखा है, बस आई वांट टू सी यू, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है। ये लोग नहीं समझते हैं कि आप ये सोचो कि यार उसके पास, अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ आपसे, मैं ओपनली बात करूंगा आपसे कि भाई हमारे पास काफी सारे वेबसाइट्स हैं देखने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि आई वांट टू सी यू, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एंड एट दैट टाइम अगर आप उस समय कह दो कि यू आर सिक, तुमको यही चाहिए, यही सब करने के लिए तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड बनाया या फिर वाइफ बनाया, आप बहुत गलत कर रहे हो। सी विजुअल लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव अपने को समझना पड़ेगा जिस दिन एक दूसरे को देखने की इच्छा खत्म हो जाए उस दिन तो प्यार नहीं है दैट इज द अपने लोग उसको अलग करते कि नहीं लव में फिजिकल लव एंड यू नो एवरीथिंग इज अ पार्ट तो हर चीज को मिला के एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनता है एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम so टॉकिंग that अबाउट। is what so beauty is in everything beauty is in looking beauty is in feeling beauty is in sensing so बस वैसे ही है मुझे ये भी आपसे जानना है एक चीज कि सपोज करो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे बड़ा जो जो प्रॉब्लम आता है वो फिजिकल इंटीमेसी का आता है सबसे बड़ा। अगर हम लोग का सिस्टम ही ऐसा बना है लड़कों का कि दे विल एंड अप गेटिंग इनटू द फिजिकल, राइट, उस बीच में ये कैसे समझाया जाए सामने वाले को कि यार दिस इज दी नो सिस्टम वी हैव इनसाइड, और उसके बीच में अगर आपका पार्टनर आपको ये बोल देना कि यार तुमको बस एक ही काम आता है, तो वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि हमको पता है लड़कियों का को जो प्यार करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा बातें करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा दे हैव अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ yes yes अफेक्शंस, राइट, और वही लड़कों का बिल्कुल अलग होता है, दे विल एंड अप डूइंग obviously द सेम थिंग, yes लेकिन वो प्यार है हमारा, obviously वो प्यार है, प्यार है ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी जाके कुछ भी कर रहे हैं। सही बात है हर इंसान का फॉर अ मैन एंड अ वुमन प्यार दिखाने का प्यार इजहार करने का प्यार फील करवाने का तरीका अलग अलग होता है प्यार तो प्यार ही होगा एग्जैक्टली exactly. तो उस उसके बीच में अगर कोई पजेसिव हो जाए, सपोज करो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, तो वो प्यार है या कंट्रोल है? पहले जो होता है वो पोजेसिवनेस अच्छा लगता है लेकिन जब वो पोजेसिवनेस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है हद से ज़्यादा बढ़ जाता है माने कि तुम ठीक हो ना वो पोजेसिवनेस हुआ कि हाँ उसकी मेरे को केयर है जहाँ पे तुम वहाँ क्यों हो वो कंट्रोल हो जाता है राइट देर इज अ डिफरेंस तो पोजेसिवनेस तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो सटल रहता है तब तक वो पोजेसिवनेस होता है लेकिन समझ लीजिए फॉर अ पार्टनर फॉर अ मैन अगर समझ लीजिए वो पोजेसिव है क्या होता है शादी के पहले बहुत सारे यू नो आई हैव सीन यंग कपल्स इन लव कि वो लोग बहुत पोजेसिव रहते कि तुम ये पहनोगी तुम ये नहीं पहनोगी तुम ऐसे करोगी तो उस समय वो बहुत प्यारा लगता है लेकिन बढ़ावा कौन दे रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड ही दे रही है तुम उस चीज को आगे क्यों ले जा रहे हो कि वो आगे जाके कंट्रोल फ्री लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है ज्योति कि हम सपोज करो मैं अगर एज ए मैन आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द करेक्ट एंटायर फर्टिलिटी, राइट, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बोलने का? आप लोग का ऑब्जेक्टिव दो हो सकता है एक तो मुझे इन द नेगेटिव सेंस मुझे आई वांट टू बी द बॉस मेरे नहीं पहले मेरा सुनो दूसरा चीज क्या है कि वी वांट टू प्रोटेक्ट यू वी वांट यू टू बी सेफ वी हम लोग को चाहिए कि आप जहां पे भी रहो सेफली घर आओ दुनिया बहुत खराब हो गई है मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये है कि हम ये सोचते हैं कि आप मेरी वाइफ है, आप मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने एक फ्रेम बनाया है अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में आपका, ठीक है, चाहे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी फीलिंग हो, वो हम लोग ने बिल्ड किया अपने अंदर, एम्ब्रेस हाँ, एम्ब्रेस किया है, राइट, और उसके बीच में मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको हर्ट करे, क्योंकि वो अल्टीमेटली मुझे हर्ट करेगा, राइट। आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं रुके हुए हो, अगर आपने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं, तो मुझे ये नहीं हो रहा कि तुम पहने हो, क्योंकि मैं तो तुमको बिना कपड़ों के भी देखा है, लेकिन जब दूसरी आंखें तुमको देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हो रहा है कि यार क्यों क्यों देख रही हो तुमको, अब वो मैं जानू कि वो क्या सोच रहे हैं। वही ना इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिवनेस ना कि आप चाहते हो कि दुनिया
गलत नज़र से नहीं देखें मेरे पार्टनर को। ऐसे क्यों कर माने ऐसे ऐसे एक्शंस क्यों करो कि आप गलत लाइमलाइट में आओ, बस इनफेमस हो जाओ। वैसे नहीं हो। आप वैसे रहो जैसे आप अपने आप को ऊंचा करके सम्मान के साथ अपने आप को बिता चो। आई नो कि आप लोग यही चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो पोजेसिवनेस वाला जो चीज है ना, इट इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, नेचुरल है ये। अगर मेरे को भी, मैं भी किसी पोजेसिव हो जाए, जैसे अगर मैं अपने बेटे के लिए भी पोजेसिव हो जाऊं, तो वो धीरे धीरे, अगर वो बड़ा हो गया, तो वो बहुत सारी बातें ऐसे करेगा जो मुझे बताने की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक बाय दैट टाइम मैं पॉसेसिव होके, वो प्रोटेक्टिव होके पॉसेसिव होना, पॉसेसिव होके फिर कंट्रोल फ्रीक हो जाना। तब कोई भी बात इधर से उधर होती है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। वही सेम चीज़ इन दिस रिलेशनशिप। वो धीरे-धीरे कब बदल जाता है इंटू बीइंग एब्सोल्यूटली मैंने यू बिकम, कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, यू नो बिना मतलब के, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आप बताइए ये टॉक्सिसिटी है या एक ओके। फेयर है? आपने मैंने सपोज करो मैंने अपनी वाइफ के लिए एक साड़ी खरीदी है, करेक्ट। ठीक है? और उस साड़ी में मैंने अपनी वाइफ को इमेजिन किया है, यस। ठीक है? और मैं वो साड़ी देता हूँ उसको और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वन डे शी विल वेयर इट एंड शी विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? करेक्ट। लेकिन अचानक से वो सासू माँ पहन ले, अच्छा। पहली बारी वो सासू माँ को दी है, सासू माँ ने हम पहन लिया। उस समय आप क्या करोगे? मैं तो सड़ जाऊंगा कि मैंने तुमको ये साड़ी दी थी, तुमको इमेजिन किया था, अब तुम्हारी सासू माँ आ गई उस पे। अब मैं तुम्हारी सासू माँ को देख रहा हूँ उस ढंग से जैसे मैं तुमको देख सकता हूँ। देख ही नहीं सकते हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो हाँ। जो एक इमेजिनेशन आप क्रिएट करते हो ना कि साड़ी में मेरी वाइफ आएगी, रात में हम लोग जाएंगे, खाने पे जाएंगे, आई लाइक नो। व्हाटसएवर, हाँ। ठीक है? अचानक सासू माँ पहन के आ जाए, तो ये टॉक्सिसिटी होगी क्या? मैं बोलूँ कि तुम्हें अपनी सासू माँ को ये साड़ी क्यों दी, अपनी माँ को ये साड़ी क्यों दी? क्योंकि मैंने तुमको दिया था। वहां पे यार ये इस पे कोई बड़ी बात तो नहीं है, सास मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, सब कुछ हम दे सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं समझ रहे हो यार। फीलिंग के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। सी, आप अगर किसी को कोई भी गिफ्ट दे रहे हो, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, या फिर जैसे मैं अपने हस्बैंड को, या कुछ भी किसी को भी मैं गिफ्ट दे रही हूँ, तो उसके पीछे एक भाव से दे रही हूँ। एग्जैक्टली। तो वो भाव में वाइब्रेशन होती है ना, एक ऑरा होती है, वो ट्रैवल करती है फ्रॉम, वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता। वो जो आप गिफ्ट दे रहे हो वो भाव बन जाते हैं। जैसे अगर कोई चीज अगर माँ के लिए अप्लाई हो, या मैं अगर कोई चीज अपने फादर के लिए लाई हूँ, तो मैं उसी भाव से दे रही हूँ ना, मैं उनको वैसे ही विजुअलाइज कर रही हूँ। लेकिन अगर वही चीज अगर वो मेरे हस्बैंड को दे दे तो मैं कैसे फील करूंगी? इट इज द सेम वे। तो वो समझना ही तो एक रिश्ते को आगे ले जाना है। एक तो ये तो समझना, एक फील टॉक्सिसिटी नहीं करना। हुई ना जो मैं आपको नहीं, एग्जांपल दिया? नहीं, एकदम भी टॉक्सिसिटी नहीं हुई। दिस इज नॉट टॉक्सिक एट ऑल। इट इज अ कॉमन थिंग। बहुत प्लेन सी, सिंपल सी, नॉर्मल सी बात है ये। लेकिन अभी आप कुछ भी करो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो वहीं पे अगर जब मैंने ये देखा, हाँ। सपोज करो मैंने देखा, हाँ। मैंने बोला, तो अगर वहां पे मैं एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता कि मैं चुप बैठ जाता, कि मैं क्यों? कुछ नहीं बोलता, तो क्या वो मेच्योरिटी होती या एक इमोशनल अब्यूज होता वो? अगर आप चुप बैठ जाते तो दो तरीके से होता है। वो मैच्योरिटी होती है कि आप बहुत गुस्सा हो, लेकिन अगर आप उस समय उस बात को एक्सप्रेस करोगे तो बहुत रॉन्गली भी पुट अप कर सकते हो अपनी बात। अपने बोलते हैं ना कि जब अगर बहुत आप गुस्सा आया हुआ है, या बहुत अंदर से फीलिंग वेरी बैड, अगर आप उस समय कुछ देर के लिए शांत हो जाओ तो ठीक है। लेकिन अपनी बात को कम्युनिकेट करना सबसे जरूरी है। अगर अपने कम्युनिकेट ही नहीं करें फीलिंग, तो वो वापस से वैसे ही होगा ना। क्योंकि उनके हिसाब से, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना कि आपका जो राइट है वो उनका लेफ्ट हो सकता है, जो आपको लेफ्ट घूमना है वो उनका राइट हो सकता है। उनको तो वो बात फ़ील करानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आप सेंस नहीं करा सकते हो, आपको बोल के कन्वे करना पड़ेगा। बात तो वही है, आजकल कम्युनिकेशन खत्म होते जा रहा है। क्योंकि आप, जैसे सारी बातें तो आपकी चैट में हो जाती हैं। आपको कन्वर्सेशन माने बात करना, आप सामने बैठे हो लेकिन कन्वर्सेशन आपकी चले जा रही है। लेकिन वहां पे ये होता है ज्योति, वहां पे ये बोला जाता है कि यार तुम कांस्टेंट मुझे गिल्ट फील करा रहे हो बार बार, एंड इट्स ए रेड फ्लैग फॉर मी, दैट इज व्हाट दे से। कि अगर तुम बार-बार बोल रहे हो इस चीज़ को कि यार तुमने ये क्यों किया है, वो साड़ी क्यों दी तुमने, हाइपोथेटिकली, तो बोला ये तुम कॉन्स्टेंट मुझे गिल्ट फील करा रहे हो गया ना, तुमने बता दिया, समझ में आ गई बात, अब क्यों डिस्कस कर रहे हो इस चीज़ को हाँ, बार-बार? तो वो बस बात खत्म करो। आप उस बात को समझा दियो। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से वो टॉक्सिक नहीं है। सामने वाले अगर वो बोल रहे हैं कि आप मुझे बार-बार मत बोलो, वो गिल्ट फीलिंग मत कराओ, सो वो बात भी सही है ना।
मे बी उन्होंने जाने अनजाने कर दिया हो, आगे से वो वैसा नहीं करें, क्योंकि उनको उस समय शायद वो भाव समझ में नहीं आए थे, लेकिन बाद में आदमी कितनी बार होता है कि दिमाग से सोचता है, कितनी बार दिल से सोचता है। ये साड़ी मम्मी पे बेसी अच्छी लगेगी, मे बी योर मदर इन लॉ, मे बी योर मदर, ठीक है, मम्मी विल कैरी इट मोर एलिगेंटली। उनके मन में खराब भाव तो नहीं थे, वो ये तो नहीं सोची थी ना कि आपने जो दिया वो मैं दे रही हूँ, वो सोची थी हाँ ये मम्मी पे बेसी अच्छी लगेगी। अगर आप उसको वैसे लोगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। आप उस बात को कन्वे कर दियो, आगे से वैसे नहीं होगा। अगर फिर भी हो रहा है तब वो टॉक्सिसिटी जन्म लेती है। नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिसिटी हमेशा चिल्लाती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस चुपचाप क्रीप करती है, सेल्फ एस्टीम को खा जाती है। खा जाती मुझे ऐसा लगता है। है। एकदम सही बोल रहे हैं। माने ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया आजकल कि एक तो आपको पता ही नहीं होता है कि आप कब जो बोल रहे हो वो सामने वाले उसको कैसे उसको लेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे जैसे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अपने को मालूम है। फिजिक्स में वी हैव स्टडीड, केमिस्ट्री में वी हैव स्टडीड। तो एक रिश्ता भी साइंटिफिक होता है। हर रिश्ता इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, फिजिकल होता है और साइंटिफिक भी होता है। तो आप वो सिचुएशन क्रिएट मत होने दो जो कि आपको टॉक्सिक बना रही है, जो आपको टॉक्सिक फील करवा रही है। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, जो आजकल अपने पास होता नहीं है। नॉट बिकॉज नथिंग रॉन्ग इन दिस, क्योंकि हर इंसान इतना काम में मशरूफ है, बिजी है, वो इतना कुछ कर रहा है लाइफ में कि उसको एग्जैक्टली बैठ के उस चीज को डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालने का टाइम नहीं रह गया है। क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो खुद फील कर रहे हैं कि आई एम एम्पावर्ड। हाँ, एम्पावरमेंट का जो ऐसा गेम चल रहा है ना, बहुत गेम आप बोल रहे हो ना, यही बात है। आपकी लाइफ गेम नहीं है, आपकी लाइफ लाइफ है। आपकी लाइफ सेंटिमेंट्स में बंधी हुई है। आपकी लाइफ के आप रिस्पॉन्सिबल हो। अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेगा ना, तब लाइफ गेम नहीं रहेगी, लाइफ टॉक्सिक नहीं रहेगी। एनी एज, एनी रिलेशनशिप, हर उम्र में, यंग, जेनजी, जेन वाई, जो भी हो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन हम लोग खुद लेना सीखने जाएंगे, हम लोग बंदूक रख के चलाना सीखते हैं कि हाँ उसके कंधे पे बंदूक रख के, मैंने ब्लेम गेम, आजकल यही तो चल रहा है ना, ब्लेम गेम। इस ब्लेम गेम से अगर अपने लोग ऊपर उठ गए ना, कि हम लोग समझेंगे कि हाँ मेरी भी कहीं गलती हुई होगी, लेकिन हमारे पास तो इतना पेशेंस ही नहीं है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है समझने का। तो मुझे ये बताओ कि एम्पावरमेंट आजादी है या टकराव? क्या है ये आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट आजादी है। टकराव वो तब बनती है जब ईगो बीच में आ जाता है। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर आप ऐसा बता रही हो तो आज फेमिनिज्म को लोग इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? ये एम्पावरमेंट दिया गया था कि चलो ठीक है, हाँ, लेकिन अब फेमिनिज्म का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चेंज गया हो है, गया है। बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपके अकॉर्डिंग कि फेमिनिज्म का मतलब मेन वर्सेस वुमेन बन गया है क्या, या फिर इसका कोई अलग ही डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग? फेमिनिज्म माने होता है, सी हम लोगों को हमारे गॉड भी अलग बनाए या सुपर पावर, अपने लोग जिनको भी मानते, नॉट नेसेसरी कि कोई भगवान का नाम है, रूप है, कुछ भी है, लेकिन एक औरत और एक मर्द अलग बने हुए हैं ना, फिजिकली अलग बने हुए हैं। हम मैं कितना भी कराटे सीख लूं, मैं कितनी भी फिजिकली स्ट्रांग हो जाऊं, लेकिन मैं मैच नहीं कर सकती विथ योर फिजिकल पावर, नहीं कर सकती। तो हम लोग, अगेन ये रेस वाली बात हो जाती है। कंपैरिजन जिस दिन है खुद से, उस दिन तक एम्पावरमेंट सर पे नहीं बैठती है। आप जिस दिन खुद से एम्पावर, माने आप खुद से कंपैरिजन करोगे खुद की, माने अ मेल कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ हिमसेल्फ, विथ अनदर मैन, तब तक वो रेस नहीं होती है, तब तक वो क्लैशेस नहीं होते हैं। आप सोचोगे कि मैं एक मर्द से बेटर हूं, तो आपको बेटर क्यों होना है? आपको इक्वल होता है ना। आप बोले कि मैन बेटर देन वुमन और वुमन बेटर देन मैन, मैन इक्वल टू वुमन। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, तब सब सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा। कुछ भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम टेलिंग यू, पता है ये प्रॉब्लम्स अपने क्रिएट कर रहे हैं। और स्पेशली मुझे लगता है ना कि ये जो फाइनेंस है ना वो बहुत बड़ा कंसर्न मेजर है, रोल है बहुत मेजर रोल वो प्ले तो कर रहा है है। ही ना। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज माय परसेप्शन यस, ऑल अबाउट। जब एक
पुरुष, एक इंसान जो पैसा कमाने की सोचता है, तो वो हमेशा दिमाग में रखता है कि इस पैसे से मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊँगा, अपनी वाइफ़ का भविष्य बनाऊँगा या अपने आप को सिक्योर करूँगा जो आगे आके कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी मानसिकता होती है। लेकिन जैसे ही कोई औरत पैसे कमाना स्टार्ट करती है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर उसमें भी तो 2 चीज़ें ना, क्योंकि वो इतनी ऑलरेडी सप्रेस्ड हो चुकी है लेकिन वो तो सोसाइटी। चलो ठीक है, हिस्ट्री हुँ, था, आई एग्री विद हिस्ट्री यू। था। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ अभी ये अपने कोई ट्रांज़िशन पीरियड में हैं। अभी अपने ना पूरे आगे चले गए हैं, हुँ, ना अपने पूरे पीछे हैं। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो अपने एक जो बीच में मिडल एजेस आता है, हुँ, उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि ना तो वो एंशिएंट से हैं, ना वो मॉडर्न टाइम्स से हैं। करेक्ट? तो वो ट्रांज़िशन फेज़ अभी अपने लोगों का भी वैसे ही चल रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, वो बहुत डिफरेंटली सोचते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत डिफरेंटली सोचते हैं। हम लोग बीच में हैं, जब हम लोग को उनका भी सुनना है और हमारे बच्चों का भी सुनना है। करेक्ट? तो ये जो ट्रांज़िशन फेज़ होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने ओवरकम नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ से एग्री करते हो कि आज की डेट में ये जो मैंने आपसे बोला कि जब कोई महिला, जो कोई औरत पैसे कमाती है तो उसके दिमाग में ये होता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे एक एग्ज़ाम्पल जानती हूँ कि हस्बैंड कमा रहे थे, हुँ, बहुत अच्छा कमा रहे थे, हुँ, लाइफ़ एकदम परफ़ेक्ट चल रही थी। एक हस्बैंड कमा रहा था तो उसके दिमाग में होता है कि मेरे को मेरे परिवार में सबका देखना है, मेरा अपनी लास्ट में, मेरे को अगर कुछ चाहिए तो वो लास्ट में आता है। मैं ऐसा देखी हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स। लेकिन जिस दिन वो लेडी कमाना शुरू करती, हुँ, बहुत अच्छा, शी अर्न्ड अ डिग्री, शी स्टार्टेड अर्निंग, उसके मन में सबसे पहले ख़्याल आया कि अब मैं अपने ऊपर और ज़्यादा खर्चा कर सकती हूँ। क्यों आया? आप ये क्यों नहीं सोचे कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये चीज़ ला सकती हूँ? वो क्वेश्चन है क्यों? हाँ, ऐसा क्यों क्यों नहीं है? आया? इट इज़ अ माने ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कमा रहे हैं तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर रहे हैं, और अगर आप कमा रही हैं तो आप अपनी अपनी वेल-बीइंग देख रही हैं। ऐसे नहीं होता। लेकिन सारी औरतें भी ऐसी नहीं होती हैं। नहीं, बहुत वो देखा है कि अगर आप कमा रहे हो और आपके साथ प्रॉब्लम है और आपकी वाइफ़ आपके साथ है, वो सपोर्ट फंक्शन बनेगा आपका। लेकिन जहाँ पे अर्निंग स्टार्ट होगी, वो चेंज हो जाएगा। वो मैं माइंडसेट चेंज हो जाता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वही मैं और जहाँ पे हम लोग को क्या है ना कि एज़ ए मतलब हम लोगों को सिर्फ़ एक इमोशनल एम्पावरमेंट चाहिए, टू बी वेरी बस। ऑनेस्ट। मर्दों को सिर्फ़ इमोशनल एम्पावरमेंट चाहिए कि भाई हम घर आना चाहते हैं वापस। ट्रस्ट मी, हम लोग जब काम करते हैं 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे जब काम करते हैं, यू तो हम वांट होम। आई पर्सनली आई एम टेलिंग यू कि मुझे लगता है कि मुझे घर चाहिए उस समय और मैं घर जाऊँ तो मैं जब सूदिंग। नहीं जब मैं बेल बजाऊँ तो एक चेहरा सामने आए मेरे और वो बोले वेलकम। बस। वो चेहरे पे दिख जाता है नहीं? एग्जैक्टली और वो साथ बैठ के चाय और या फिर खाना खाना हो सकता है कि मैं लेट आया हूँ हो सकता है रात के मैं 3 बजे आया हूँ घर पे लेकिन तुम ये मत बोलो कि तुम चाबी लेके जाया करो घर खुद खोल लिया करो दरवाजा खुद खोल लिया करो और क्योंकि खाना गरम करके हाँ खा खा लिया लो करो। ये नहीं सुनना है हमें क्योंकि बाहर जो रेस लगी है बाहर जो तांडव मचाया हुआ है वहां हम अकेले डील करते हैं विद दिस होप कि हम घर जाएंगे हमारे घर में हमारा परिवार मिलेगा वाइफ मिलेगी और बैठेंगे साथ में और बोला जाएगा कि चलो हम साथ में खाना खाते हैं तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कराती हूँ दिस इज अमेजिंग फीलिंग ऑनेस्टली एक बात बोलूँ? हमारे जो इंडिया में जो मेन हैं, उनको ये बोल के सिखाया गया है कि आपको सहना है, और क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप वीक समझे जाओगे। आप बोल नहीं सकते। तो आप वो फीलिंग जो है कन्वे नहीं करना जानते हो। वो जो इमोशनल क्वोशंट होता है, उसको आप कन्वे नहीं कर पाते हो। जैसे आप अभी बोले, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे खुलकर बोल पाएँ कि आई वांट यू, जब मैं आऊँ, आप मुझे घर में दिखो, आप मुझे एक कप चाय पिलाओ। उस चाय की वैल्यू वो नहीं है। उस चाय की वैल्यू, उसमें वो भरा भरा वो प्यार है, वो साथ है, वो अपनापन है, वो शेयरिंग है, वो बॉन्डिंग है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। जिस दिन हमारे कंट्री में जो आम मेन हैं, वो खुल के अपनी बातें करने लगेंगे, आई थिंक वुमेन भी थोड़ा समझ जाएँगी, थोड़ा संभल जाएँगी। पता है हम लोग 6 फीट के इंसान हैं बाहर जाते हैं चौड़े बन के घूमते हैं ठीक है कि हम बहुत मस्कुलिन हैं हम लेकिन बहुत होते बहुत वीक हैं। मैं चाहता हूँ मैं वीक बनूँ अपने पार्टनर के सामने। मैं वीक बनूँ और रो। मैं हाँ, मैं रोऊँ, मैं उसको ना मैं उसके सामने बच्चों जैसे हरकतें करूँ और मुझे जज ना किया जाए।
नहीं बोला जाएगा कि इतने बड़े हो गए हो और तुमको अभी भी इस चीज की अक्ल जजमेंटल नहीं क्यों है। होना है? मत हो ना। वही तो पूरी दैट इज द जजमेंट, ब्यूटी ऑफ दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। हाँ, करो ये ना। प्यार तो वहीं से शुरू होता है। जब आप जजमेंटल होना बंद कर दोगे ना, तभी प्यार शुरू होता है। उसके पहले तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ जजमेंटल नहीं होंगे ना, बस दैट इज इश्क, दैट इज प्यार, दैट इज मोहब्बत। पता है मुझे लगता है कि यार फेमिनिज्म का मतलब सुपरियरिटी नहीं है। आप एक होता है ना, एक इक्वालिटी है, और दूसरा एक डोमिनेंस नहीं है, डिग्निटी है ये, और वो सबके लिए है। हाँ, आप कहो, आप बोलो कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों नहीं बोलना है? हाँ, छुपा के एग्जैक्टली। क्यों रखना है? दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि कम्युनिकेशन, यू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एक लाइन सुनाऊं, अभी कुछ बता रही हूँ। जैसे बाहर के लोग अफेक्ट करते हैं ना अपनी लाइफ को, कि वो बोला, वो वैसे बोला, वो वैसे बोला, तो वो सब चिंगारी होते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि चिंगारियों की क्या मजाल की श्मशान जला दें। धुआं तो बस यूं ही आंखों को नम कर जाता है, दिल की उन सिसकती आहों को ठंडक पहुंचा दें। आज भी उनका दीदार ना हुआ, गम घर कर जाता है। सिसक सिसक के हर अंग ज्वालामुखी बन जाते हैं। आंसू बने चिंगारी, दिलों को दर्द का मकाम मिल जाता है। कौन चिंगारी है, कौन सा दर्द है, कैसे जीना है, कितने लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है। आपको घर में क्या चाहिए आप बोलो, उसको क्या चाहिए वो बोले। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके तो देखो, सब कुछ हासिल हो सकता मुझे पता क्या लगता है कि मुझे अगर कोई मेरा पार्टनर है तो मुझे लगता है कि यार कोशिश करो ना नहीं बोलने का अपने पार्टनर को। हाँ बोल के देखो, वो तुम्हारे लिए कट जाएगा। मैं सच बताता हूँ कि ऐसा अगर होता है ना कि इंसान अगर किससे एक्सपेक्ट करता है, जनरली हम लोग को ऐसा बनाया गया है कि एंटिसिपेट मत करो, एक्सपेक्ट मत करो कुछ, और स्ट्रांगली खड़े है। रहो। करेक्ट। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि यार सुनो ना, 2 बजे रात में एक कप चाय पिला दो ना प्लीज। बस। और वो चाय उठ के बना के लेके आना और तुम्हारे सामने बैठना, और शायद आंखों में नींद आ रही थी लेकिन तुमने उसको ऐसे ऐसे किया और आज आगे बैठ गई, हाँ पियेंगे चाय। डन। लव। दिस इज लव। दिस इज लव। दिस इज व्हाट कि वी वांट। हक, वो हक जो भी नहीं, हक मतलब होता हक है, भी नहीं बोलूंगा, एक एक फीलिंग डेवलप आप, होती है हाँ, कि यार कि मैं बोल सकता हूँ। हाँ, कि मुझे अभी ये चीज चाहिए, तुम हाँ, प्लीज कर दो। वो वो जो प्रोडक्ट है ना, उसका वैल्यू नहीं है। वो जो प्यार से कि जाके बना आना, के बिना फ्रस्ट्रेशन के लाना, दैट इज व्हाट लव इज। और दैट इज व्हाट वी नीड ऑल द टाइम। हम लोगों को कुछ नहीं हम चाहिए लोगों ऐसा। को भी वही चाहिए कि अगर मैं कोई काम के लिए निकल रही हूँ, तो मैं जब बोलूं तो तुम्हारे पास उतना समय हो कि तुम 2 मिनट सुनो, कि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी मेरी जो अपनी पर्सनल लाइकिंग है, वो उनकी उतनी पर्सनल लाइकिंग नहीं हो सकती है, लेकिन तुम मेरे, जो मेरी चीज़ों को, मुझे पसंद है उसको सम्मान दो, उसको समझो, मेरे काम को समझो। मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा प्यार है। मेरे हर चीज को सेलिब्रेट करो, बिना समझे कि उसको क्या मिला, कितना अचीव करी। उसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। वो जो सेलिब्रेशन होता है ना, जैसे आप बोले वो चाय बना के लाना आपके लिए सेलिब्रेशन है, वैसे ही वो एक वुमन के लिए सेलिब्रेशन होता है जब उसका उसका पार्टनर उसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करे, भले ही एब्सोल्युटली। इतनी सी हो। एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने कहा ना कि आप जब आप अपने पार्टनर को पुश करते हो और जब आपका पार्टनर कहीं पहुंचता है और जब वो उसके लिए तालियां बजती हैं और वो पार्टनर बोलता है कि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे लगता है ना कि वो जो पुराना एक कहावत है ना कि हर हर इंसान मर्द के के पीछे एक पीछे औरत एक का हाल औरत होता है। का मैं चाहता हूं कि वो औरत कहे कि मेरी सक्सेस के पीछे होता मेरे है। मर्द का मैं हाथ है। फील कर चुकी हूँ, मैं इतना फील करती हूँ कि मेरे को वो डिवाइन लगता है। मुझे लगता है कि मेरी जो एनर्जी, मेरे को पूछा पूछा था ना आपने कि वो एनर्जी कहाँ आई। अगर कोई मुझे इतना प्यार करे कि मेरे लिए खड़ा रहे, अगर मेरी हर बातों को, भले उसको वो पसंद हो या नहीं हो, वो खड़ा रहे कि मेरी हर बातों को सेलिब्रेट करे, शेयर करे, प्राइड फील करे, ना कि ये कि वो इतना कुछ कैसे कर ली। वाओ,
व्हाट अ फीलिंग, ये मेरे को एकदम, इट इज लाइक अ किक, इट इज लाइक अ हाई, एकदम हाई देता है मेरे को। बहुत बहते जा रहे हैं हम लोग इस गहराई में। प्यार काफ़ी है या फिर कंपैटिबिलिटी? क्या सोचते हो आप? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्यार अगर कंपैटिबल नहीं हो तो वो खो जाएगा। कंपैटिबिलिटी नहीं होती है ना, तो वो जो धुआं वाला, गुलाब वाला, रोजेस वाला, हग वाला, एम्ब्रेस वाला, वो सब खो जाएगा। अगर कंपैटिबिलिटी है तो प्यार, ये हग डे, रोज डे, किस डे और वैलेंटाइंस डे, इन सब से ऊपर उठ के एक नया मुकाम बना लेगा। तो मेरे हिसाब से तो रोज़ बनाओ। Why we रोज, have to wait for यस, certain days to नो, enjoy these? सी, जैसे बर्थडे, एक छोटा सा चीज बताती हूँ। मेरे को कोई बोले कि अगर वैलेंटाइंस डे क्यों, तो क्या होता है कि अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी इतनी ज्यादा माने इतनी बिजी हो गई है कि अपने रोज उसको फील नहीं करा सकते, लेकिन कभी कभी खड़े होकर छोड़ सोचते हैं कि अरे मैंने तो उसको इतना दिन से ये बोला ही नहीं। तो ये जो स्मॉल जेस्चर्स होते हैं, उनके लिए अगर कोई स्पेसिफिक डेज बना दिया जाए, ये वेस्ट का है, ये ईस्ट का है, ऐसा कुछ नहीं होता। सम स्पेसिफिक डेज मेक यू कम बैक, वापस ले आता है उस जगह पे जहाँ से आप शुरू किए थे अपने पार्टनर के साथ वो जर्नी। तो ये छोटे छोटे डेज होते हैं ना, उसका बस वही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मे बी जो पहली बार हम जहाँ पे चाय पी थी, यस, वहाँ चले गए, तो यस, हो सकता है उस टपरी में बैठ के चाय वो पियो, वैलेंटाइंस डे हो जाए हमारे लिए, करेक्ट, राइट? उतना ही है। लेकिन सोच लो तो वही वैलेंटाइंस हाँ, डे है। एग्ज़ैक्टली। ये जो वैलेंटाइंस डे है वो आजकल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी, आजकल जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें 99% ऑफ द रिलेशनशिप्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, करेक्ट। है ना? तो आप अब रह रहे हैं यहाँ और मना रहे वहाँ। बैंगलोर में अगर कोई सरजापुर में रह रहा है और आप रह रहे हैं वो ही इलेक्ट्रॉनिक लॉन्ग सिटी में, डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस है ये। अगर आप बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हो, आपका करेक्ट। बॉयफ्रेंड यहाँ पे इंदिरा नगर में, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है, आपका ब्रेकअप होना ही होना है। ओह गॉड, क्योंकि आप बोल रहे होगे कि आप ट्रैफिक में फंस गए, आप मिल ही नहीं पाओगे। मिल ही नहीं सकते हो उससे। मैं बता रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट से यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ आने में कम टाइम, मैंने बेसी टाइम लगता है, और फ्लाइट में कम टाइम बोल लगता तो है ना, फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर। तो यही एक ये यहाँ आप लोग पे का प्यार है जो टान लाते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं तो बैंगलोर में ऐसे कुछ ट्रैफिक के लिए आने की बातें हैं नहीं। नहीं, अभी आप जैसे ना टिंडर विंडर में जाओगे ना, तो हाँ, जितने भी डेटिंग साइट्स हैं वहाँ भी होता है, कहाँ रहते हो? व्हाइट फील्ड, सब ठीक है। सीरियसली, अच्छा, I'm just मुझे नहीं मालूम। I'm just kidding. I'm not there. So I'm just telling you that it could be a mindset of people. करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अगर चॉइस दी जाए आपको, क्या करोगे? ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आप लव में नहीं हो तो अरेंज ही कर लो, शादी करनी है तो। अगर इफ यू नॉट इन लव ज्यादा एंड, सफल क्या है, मुझे ये बताओ। आप मुझे ये बताओ कि सफल ज्यादा क्या है? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को बहुत अजीब जगह लाके खड़ा कर दिया अरे है। भाई, आपका एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग सी, अबाउट। लव मैरिज में बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी रहती है, नो डाउट। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि 7-8 years ऑफ कोर्टशिप एंड देन 7-8 years ऑफ मैरिज, उसके बाद समझ में आया कि भाई हम लोग कंपैटिबल नहीं है, देन यू वॉक अवे व्हेन यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड। तो वैसे भी मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं, और ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं कि जहाँ पे खाली 2 महीने की एंगेजमेंट हो, उसके बाद जीवन भर का साथ हो। तो ये बहुत डिप्लोमेटिक है, तो एक चीज लेकिन बताओ, मैं इसको और सिंपल करता हूँ। कंपैटिबिलिटी बनती है या पहले से होनी चाहिए? कंपैटिबिलिटी पहले से कभी नहीं होती है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में हो ना, एक कोर्टशिप जब आपका चल रहा है, तो आप हमेशा एक अच्छा अपना एक पिक्चर दिखाते हो, कितने भी साल हो जाएं, वो जब तक पार्टनर आपके साथ रह नहीं रहा है, जब आप हम घर नहीं हो, राइट, तब तक क्या होता है, वो पता नहीं चलता है उसका इन एंड आउट सारा। नॉट दैट कि वो छुपा रहा है, क्योंकि वो तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में है नहीं। तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में है नहीं, तो वो कंपैटिबिलिटी आएगी कैसे? आपको कैसे मालूम कि वो जो कर रहा है वो आपको पसंद है कि नहीं है? नहीं हो सकता ऐसे। वो तो आपको साथ में जिंदगी बिताने से ही तो जो हम लोग कंपैटिबिलिटी पहली बार डेवलप होती मिलते है। हैं, तो यस, इस मामले में तो लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होगी ना, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं काफी टाइम से, और हम लोग एक दूसरे की आप तो लाइक्स साथ में डिसलाइक्स। रह नहीं रहे हो। व्हाट आई मीन टू से, सी, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। मे बी लव मैरिजेस कैन बी सक्सेसफुल,
नॉट दैट होती हैं, क्यों नहीं होंगी? वही आ जाता है ना कि आप पहले से सोच लो कि मुझे प्यार से रहना है, प्यार से निभाना है। अगर ये दिमाग में सेट हो गया, कंपैटिबिलिटी आ गई। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। मतलब मे बचाना है इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्ट करना है, नॉट बचाना, प्रोटेक्ट करना है। माने प्रोटेक्ट करना है बाहरी एनवायरनमेंट से, अपने आप को, जो आप अपने मन में किस तरह की भावनाएं रखते हो, उससे भी प्रोटेक्ट करना है आपको। ये बात तो है नहीं कि आप किसी के साथ शादी कर लियो और रिलेशनशिप में आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई बातें ऐसी हो ही सकती हैं कि जो आपको नहीं अच्छी लगे। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ वो अच्छा ही है। नहीं हो सकते, अपने भगवान तो नहीं है ना, अपने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी होंगी, जो खराब होंगी। उस सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ना, कंपैटिबल होना, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना, एक रास्ते पे चलना, बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वेदर इट्स अ लव मैरिज और इट्स एन अरेंज मैरिज। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अगर कोई कपल में कोई टॉक्सिक है, तो क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा एडल्ट रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है? येस, बहुत ज़्यादा। क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अपने को सही दिशा नहीं दे पाता है बचपन में। ऐसी कुछ-कुछ घटनाएँ हो जाती हैं। यू नो वायलेंस कोई एक तरह का नहीं होता। बहुत तरीके का होता है, मेंटल अब्यूज़ होता है, पेरेंटल अब्यूज़ होता है, बहुत कुछ होता है। तो अपना दिमाग तो काम करना बंद कर देता है। उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं जो अपने चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपो मुझे इसका आप आंसर अ, एकदम स्ट्रेट देना आप, कि अगर कोई बच्चा, लड़का अपने फादर को देखता है अपनी माँ को मारते हुए बहुत बुरी तरीक़ा से, तो वो आगे जाके बनने के उसके क्या चांसेस है? क्या अपने फादर को कॉपी करेगा? या फिर एक एम्पैथी डेवलप करेगा औरतों के प्रति कि यार मेरी माँ इतना मार खा रही हैं, उनको हर्ट हुआ है, उनको चोट लगी है। क्या मानसिकता बिल्ड हो सकती है उस बच्चे की आगे जाके? मैं ऐसे अभी रिसेंटली 2 एग्ज़ाम्पल देखी थी, जिसमें एक तो वो जिसको बोलते हैं ना, मानसिक रूप से बीमार हो गया था, बड़े होके। वो भी वैसे ही करना चाहता था जैसे उसके फ़ादर ने किया था। और एक ऐसा भी सिचुएशन देखी थी, एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, राइटर फ्रेंड हैं। तो उन्होंने जो टॉर्चर होते हुए देखा उनकी मदर पे, उनको वो ये सिखा दिया कि इतना रिस्पेक्ट उनके मन में फॉर वुमेन कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो उनकी मदर को नहीं मिला, वो चाहते थे कि आगे आने वाली जो जनरेशन के, उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड या उनको वो सम्मान दे सके जो उसके फादर ने नहीं दिया। तो डिपेंड करता है कि ये ना पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। आप मानते हो पूर्व जन्म के संस्कारों को? मैं कर्मा को मानता हूँ। हाँ, तो कर्म अपनी डेस्टिनी बनाते हैं ना। अपनी कर्म है, अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। तो वो जो संस्कार होते हैं ना, वो कर्मा से रिलेटेड है। आई नो कि दूसरी लाइन में जा रही है बात, लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, अपने जो कर्मा हैं, वो बिल्ड होते हैं धीरे-धीरे करके, उससे अपनी डेस्टिनी बनती है। कैसे? अ, अगर अपने कुछ बुरे कर्म करेंगे ना, तो वो इस जीवन में तो अफ़ेक्ट करेगा ही, आगे के जीवन में भी आई अफ़ेक्ट एग्री, नहीं करेगा। वो इसी जन्म में ही आता है ज्योति, मैं आपको बता दूँ, अगर आता आपने ही है, बुरे सब कर्म कुछ किए हैं घूम ना, के वो इसी जन्म में आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही फॉर श्योर। तो हर आप कैसा सोच रहे हो, आपकी आपकी मानसिक सोच कैसी है, विकलांग हो गई है कि प्रोग्रेसिव हो गई है? एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड कि आपके कर्मा आपको किस डेस्टिनी पे ले गए हैं। उससे भी बहुत डिपेंड करता है। आई नो थोड़ा आउट ऑफ द वे है, ये आउट लेकिन ऑफ द आई वे हैड नहीं है, टू। कहीं न कहीं ये सब वेल कनेक्टेड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि उस मार के बाद, सपोज़ करिए मैं जैसे बताऊँ तो, कि जब एक बेटा देखता है कि मेरे फादर ने मेरी माँ को मारा, उसको कंसोल करने कौन जा रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बाप जा रहा है अपने बेटे को कंसोल करने कि बेटा देख मैन ऐसे होते हैं, या फिर माँ जा रही है कि बेटा चलो खाना खाते हैं, और वो दिखाती है सॉरी बेटा थोड़ा सा वो डिटॉल लिया ना, यहाँ पे चोट लग गई है, तुम लगा दो यहाँ पे। वो इम्पैक्ट करता है कि बच्चा आगे जाके क्या बनेगा। सी एक माँ जो होती है ना, अ वुमन, एक देवी का रूप होती है, जो अपनी माँ दुर्गा को देखते हैं, जिनकी दशभुजाएँ हैं। तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि वो हर चीज़ करती है, हर काम कर सकती है, और उसमें माँ माने देवी, देवी माने शक्ति, शक्ति माने सहनशीलता। यू नो अगर उस समय जो आप बोले ना कि जाके वो डिटॉल माँग के लगा ले,
अपने बच्चे से, तो उस बच्चे को वो अपना मर्म दिखाना चाहती है, एग्जैक्टली कंप्लेन नहीं करना चाहती है। ये गुण खाली एक वुमन में होता है, एग्जैक्टली और कहीं ना किसी कहीं में ये नहीं बताना होता चाहते हैं है। कि बेटा ये मत बनना। ये मत बनना। ये जो मैं जो सह रही हूँ, वो आगे ऐसा कुछ नहीं हो कि बाद में कोई सहे। सो ये बहुत बड़ा, ये अपने लोग जो दिख रही हैं ना दशभुजाएँ, वो दशभुजाएँ क्या हैं? उतनी शक्तियाँ हैं माँ की, एक वुमन की। अगर एक शक्ति भी अपने अपना लेना, एक वुमन, एक लड़की अगर उसमें से एक शक्ति भी अपना लेना, अपने घर को वो हेवन का रूप दे सकती है। हाँ, राइट। जो ये हीलिंग का जो प्रोसेस है पूरा, आपको क्या लगता है ये अकेले हो सकता है या पार्टनर की जरूरत पड़ती पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। हीलिंग कैन नॉट बी, हीलिंग कब होते हैं? जब वुंड्स होते हैं। अगर घाव नहीं है तो हीलिंग होगी नहीं, और घाव अकेले नहीं होते हैं। एक रिलेशनशिप में, एक शादी में, एक कमिटमेंट में घाव अकेले नहीं होते हैं। अगर एक जन को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है, दूसरा दर्द बताए या नहीं बताए, तो घाव मिलके होता है। तो घाव अगर मिलके है तो हीलिंग भी मिलके है। बस इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस। है? अकेले अपनी हील नहीं कर सकते हैं। एक कोई सर पे हाथ रखने वाला चाहिए, कंधे पे हाथ रखने वाला चाहिए, एक मन को समझने वाला चाहिए, एक बोलना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, चोट लगी है मालूम है, चलो आगे चलते हैं ना, नई जिंदगी फिर से बनाते हैं। वाह! ये ऐसा टॉपिक है ना कि मैं पूरी रात, पूरा दिन बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन एज़ वी नो टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास होता है। अगर अंत में अगर आपसे कोई पूछे कि कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँसा हुआ, तो और उसको आप क्या बोलोगे कि भाई वो बाहर निकल के आ जाओ? कैसे उसको समझाओगे? एक लाइन में अगर कुछ भी हो आपके पास दिमाग में हो तो? अगर मैं एक लाइन में इसको बोलना चाहूंगी तो बोलूंगी कि कंपेयर की कौन सी लाइफ बेटर है। तुम अपनी लाइफ हेल्प कर रहे हो और उसकी भी हेल्प कर रहे हो, और साथ में उन सारे परिवारों की, दोनों परिवारों की लाइफ हेल्प कर रहे हो जो उन लोगों से जुड़ी हुई है। इससे बेटर है कि तुम उससे निकल जाओ, एक नई दुनिया बनाओ, उसको भी सांस लेने दो और तुम भी सांस लो। ज्योति, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से कि दोस्तों आज हमने समझा है कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन कॉन्शियस हो सकते हैं। ट्रस्ट टूट सकता है, लेकिन रीबिल्ड भी हो रीबिल्ड सकता है। हो सकता है। एम्पावरमेंट लड़ाई नहीं है, बैलेंस है। और अगर रिश्ता आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन रहा है, तो साइलेंस सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड एनी मैसेज यू वांट टू से टू माय ऑडियंस। इतना ही कि अपने आप को पकड़ के रहो, अपने आप को होल्ड करके रहो। दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो सकती है जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग अपनी मुट्ठी में, अपनी काबू में है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको, ना कि दुनिया की तरफ। सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। इफ यू अलाउ मी, आई जस्ट वांट टू रिसाइट, आई हैड रिटन, ये मेरी बहुत फेवरेट पोएम है। इट इज ऑन ऑल वुमेन। कह दो तूफानों से ए दोस्त, खड़ी हूं रास्ता रोके उनका, होश संभालते हुए टकरा चुकी हूं उनसे, अब तो मोहब्बत सी हो गई हूं उनसे। छतों पे आकर गुजर गए तो क्या हुआ, दिलों में घर करने की अब हमारी बारी है। बारिशों की ठंडक लाते हो तो क्या हुआ, आज आग लगाने की हमारी बारी है। टूट के बरसोगे तो क्या हुआ, आज भीगी मुस्कानों की हमारी बारी है। चीखोगे चिल्लाओगे तो क्या हुआ, प्यार से समझाने की हमारी बारी है। तूफानों और बारिशों में उलझ गई थी मैं, सब धुंधला सा था, समझ न पाई थी मैं। भूल सी गई थी अपनी भावनाओं को मैं, एक हल्की सी दस्तक से जग गई हूं मैं। बादलों की गड़गड़ाहट में भी मन अचल है, तूफानों की तेज हवाओं में भी डट कर रहूंगी। विश्वास है अपनी शक्ति पर जो अविरल है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं कहूंगी कि डरने से कुछ नहीं होता। दिस इज ऑल्सो फॉर द मेन। ओके, मैं कहूंगी कि डरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डर के आगे जीत है। केवल युद्ध जीतने से कुछ नहीं होता। एज आई सेड कि लाइफ इज नॉट अबाउट क्वारल्स एंड फाइट्स, क्योंकि युद्ध के आगे तो मौत है। जीना है तो प्रेम से जियो, खुलकर हंसो, खिलखिलाओ, उठ जाओ ऊपर अपनी कटुता से, छोड़ दो हिचक, अब न शर्माओ।
Thank you. Thank you so much, Jyoti. Thank you, Thank you so Pramod much ji. for your It precious is, time. the love of Plug In with Pramod which has brought me to Bangalore this time. Otherwise, no social engagements, believe me. No, the Besides you. pleasure is all mine. Thank you so much. I hope you do well. आप इतनी चीज़ों को सामने लाते हैं ना, it is like an eye opener. और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहोगे. Thank you. Thank you so much. Yeah.